Hello friends, Edu Mantra is back and this is part 5 of the chapter circulatory system और आज हम लोग स्टडी करेंगे 3 टॉपिक। एक है ब्लड क्लॉटिंग विच इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड इटसेल्फ। तो ब्लड क्लॉट क्या होता है? खून जम जाने को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं सिंपल टर्म्स में। तो खून क्यों जमता है, कैसे जमता है, कब जमता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, टू अपोजिट यू कैन सी नेचर के केमिकल्स, जिसमें से एक जो है बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करता है जो हार्मफुल है, और दूसरा हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है उससे डिस्ट्रॉय करने के लिए या इनएक्टिव करने के लिए। तो बाहर से आने वाले पार्टिकल को एंटीजन और हमारा बॉडी जो तैयार करता है उसको क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तभी हम लोग समझेंगे ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ व्हाट ब्लड। तो चलिए, सो हेल्थ इज वेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। तो ब्लड क्लॉटिंग का मीनिंग और नीड हम लोग स्टडी करेंगे। फिर मेन फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग डिपेंड्स अपॉन सर्टन फैक्टर्स जो ब्लड में ही होते हैं, और कुछ फैक्टर जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं, उससे भी ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। और मैकेनिज्म जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। द कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, so this is from the neat foundation point of view which is important to understand the blood grouping and blood transfusion। आपको मालूम है हम अपना खून एक सिलेक्टेड यू कैन सी ग्रुप ऑफ पीपल को ही दे सकते हैं, बिकॉज ब्लड मैच होना चाहिए। तो जैसे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, ये क्या होता है तो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीओ सिस्टम और दूसरा आरएच सिस्टम। और लास्ट में वी विल स्टडी अबाउट यू कैन सी स्पेशल यू कैन सी व्हाट कंडीशन जिसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जिसको HTN भी कहते हैं। तो दिस इज यू कैन सी अनफॉर्चुनेट कंडीशन। तो क्या है? तो इट इज रिलेटेड टू RH नेगेटिव कंडीशन ऑफ द मदर, जिसका डेवलपिंग बेबी जो है RH पॉजिटिव होता है, तो बच्चे पे थोड़ा खतरा रहता है। चलिए, तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्लड के एक स्पेशल पिक्यूलियर नेचर को देखते हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। तो दिस इज द बेसिक, इवन नीट लेवल पे आपको यू कैन सी इसका यू कैन सी फायदा होगा। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। उसमें सेल्स होने चाहिए, ब्लड में है, देन उसमें मैट्रिक्स होना चाहिए, ब्लड में है, साथ में फाइबर्स भी होना चाहिए। नाउ ब्लड में जो सेल्स है उसी को हम लोग ब्लड सेल्स कहते हैं, जो मैट्रिक्स है वही है प्लाज्मा। सो ब्लड सेल्स आर द सेल्युलर कंपोनेंट एंड प्लाज्मा इज द नॉन सेल्युलर कंपोनेंट विच इज मैट्रिक्स। व्हाट अबाउट फाइबर्स? तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइबर तो होने चाहिए, लेकिन नॉर्मल ब्लड में जो फ्लोइंग ब्लड होता है, लिक्विड ब्लड होता है, जो हमारी नसों से गुजरता है, उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। तो फिर ये कनेक्टिव टिश्यू कैसे हो गया? कनेक्टिव टिश्यू है बिकॉज नॉर्मल अनकोएगुलेटेड ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट रहते हैं, लेकिन ये फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं जब खून जमने लगता है। मेनली इट इज़ ए प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ द ब्लड। खून इसके लिए जमता है ताकि ब्लीडिंग अगर कहीं पे हो रहा है तो वो रुक जाए। तो ब्लड क्लॉट जो बनता है, क्लॉट जो बोलते हैं, वो बॉडी का एक नेचुरल यू कैन सी बैंडेज बोल सकते हैं हम लोग। तो फाइबर्स जो तैयार होते हैं दे आर स्पेशल यू कैन सी फिब्रिन थ्रेड्स, जो एक रिएक्शन से कैस्केड ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब सीक्वेंस फास्ट, अगर बहुत सारे यू कैन सी रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं इन सीक्वेंस में एकदम फटाफट, तो उसको कैस्केड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये तब होता है जब कहीं पे इंजरी होती है और उसकी शुरुआत होती है प्लेटलेट से। तो प्लेटलेट्स आर देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, जो ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत करते हैं। तो यही हमें स्टडी करना है अभी इन द टॉपिक कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉट को पहले समझते हैं। तो ब्लड क्लॉट इज साइंटिफिकली कॉल्ड थ्रोम्बस। तो थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, जमा हुआ खून, उसे कहते हैं थ्रोम्बस। उसका मीनिंग समझते हैं। अगर होल ब्लड लेंगे उसमें बहुत ज़्यादा RBC है एंड इट इज़ अनक्लॉटेड। ओके, नॉर्मली हमारा जो ब्लड है वो अनक्लॉट होता है, क्लॉट नहीं होता है आसानी से, लेकिन
अगर क्लॉट हो गया तो उसको क्या कहते हैं? द ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बस का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन सेमी सॉलिड जेली मास ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून जब जमता है तो एक सेमी सॉलिड डार्क रेड कलर का एक मास तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आपके स्किन के ऊपर कभी आप वैकेंसी कुछ एक्टिविटी करते हैं और स्लिप हो जाते हैं तो खरोश आती है, थोड़ा सा कट हो जाता है तो इमीडिएटली वहाँ पे खून बहने लगता है, लेकिन विद इन 2 to 8 मिनट वहाँ पे खून बहना बंद हो जाता है और उस बंद होने के कारण होती है वहाँ पे खून जम जाना। तो खून जम जाता है जो डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, और इस डार्क ब्राउन कलर का जो वो मास तैयार होता है ये ब्लीडिंग को रोक देता है, क्योंकि जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकेगी टिश्यू की इंजरी को हम लोग हील नहीं कर सकते। नाउ इस मास को ही नाम दिया है क्लॉट या थ्रोम्बस। चलिए, तो अगर ये होल ब्लड क्लॉट हो गया तब आप क्या देखोगे? तो उसका कारण क्या है कि हमारे जो नॉर्मल ब्लड है उसमें फाइब्रिन्स तैयार हो जाता है, तो बहुत सारे फाइबर्स तैयार हो जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ यू कैन सी सीक्वेंस ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन, और इन फाइब्रिन की वजह से सारे ब्लड सेल्स जो है वो आपस में जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये फाइब्रिन सारे ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेता है, और फिर अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सारा मास नीचे जमा हो जाएगा। तो देखिए, और उसी मास को जो अभी जेली जैसा मास बन गया है उसको हम लोग ब्लड क्लॉट कहते हैं, और ऊपर एक लिक्विड तैयार हो गया है, इसको कहते हैं सीरम। तो दिस इज द कोएगुलेटेड ब्लड। तो कोएगुलेटेड ब्लड जमे हुए खून में अभी आपको प्लाज्मा और यू कैन सी और सस्पेंडेड सेल्स नहीं दिखेंगे, उसमें आपको अपर लेयर में दिखेगा यू कैन सी सीरम, और नीचे दिखेगा यू कैन सी जेली लाइक मास जिसमें फाइबर्स है और सारे के सारे ब्लड सेल्स उसमें ट्रैप हो गए हैं, जो एक यू कैन सी व्हाट प्लग का काम करता है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग का मीनिंग और नीड देखते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं। अभी आपको कोएगुलेशन का मीनिंग बताता हूँ। दूध जब दही में कन्वर्ट करता है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन का बेसिक मतलब होता है कि कोई सॉल्युबल सब्सटेंस इनसॉल्युबल अगर हो गया, तो अगर वो सॉल्युबल है तो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो इनसॉल्युबल हो गया तो सॉलिडिफाई हो जाएगा वो। तो इसी सॉलिडिफिकेशन को हम लोग कोएगुलेशन कहते हैं, लेकिन पूरी तरह एकदम कड़क सॉलिड नहीं होता है, सेमी सॉलिड यू कैन सी व्हाट मास तैयार होता है। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड टू सेमी सॉलिड जेली, जिसको क्लॉट या थ्रोम्बस कहते हैं, उसको क्लॉटिंग कहते हैं। सिंपल, यानी कि खून अगर जम गया उस प्रोसेस को क्लॉटिंग कहते हैं। सिंपल। नाउ अब इनसाइड द ब्लड वेसल, जैसे मैंने बताया, ब्लड कोएगुलेट नहीं होते हैं नॉर्मली, क्योंकि ब्लड में एक नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं लाइक हिपैरिन एंड एंटी थ्रोम्बिन। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को इनएक्टिव करके रखते हैं या ब्लड को जमने नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल्स रप्चर, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जनरली ब्लीडिंग तभी होगा जब या तो आर्टरी या तो वेन, नहीं तो कैपिलरी बर्स्ट होते हैं। तो जनरली कैपिलरी बर्स्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है, या सीवियर टिश्यू डैमेज हो गया। तो कोई भी टिश्यू अगर डैमेज होगा तो नेचुरली उस टिश्यू में जितने भी ब्लड वेसल है वो भी डैमेज होंगे, तब जाके ब्लीडिंग होता है। और जैसे ही ब्लीडिंग होता है तो इमीडिएटली उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उस इंजुरी पॉइंट में ब्लड क्लॉट स्टार्ट हो जाता है। तो नीड क्या है इसके लिए? व्हाई द क्लॉटिंग इज नेसेसरी? तो देखिए, जब आपके शरीर के किसी भी एक्सटर्नल पार्ट में घाव होता है तो हम लोग इमीडिएटली वहाँ पे प्लास्टर लगाते हैं, उस घाव को कैन सी बंद करते हैं। ओके, तो हमारा क्लॉटिंग जो है ये एक प्रकार का नेचुरल बैंडेज है जो बॉडी तैयार करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग से ब्लड लॉस प्रिवेंट होता है, साथ में वो जो इंजरी होगी दैट कैन बी द एंट्री पॉइंट ऑफ द जर्म, तो जर्म की एंट्री को भी रोक दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस मिनिमम हो जाता है। और साथ में टिश्यू हीलिंग, क्योंकि अगर टिश्यू डैमेज होएगा तो उसको ठीक करना है। जब तक ब्लड लॉस को आप रोकेंगे नहीं तब तक आप टिश्यू को हील नहीं कर सकते। तो पहले ब्लड लॉस को रोकना है, साथ में इन्फेक्शन की एंट्री को भी रोकना है, तभी जाके टिश्यू हील हो सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। चलिए, अब हम लोग देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या क्या चाहिए, और ब्लड क्लॉटिंग जो है कौन से फैक्टर से वो इनिशिएट या स्टार्ट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय
आइदर एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। दोस्तों ध्यान देना भी कि अगर आपके बॉडी में कोई एक्सटर्नल फैक्टर एंटर करता है गलती से, तब वो फैक्टर अगर ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो आपका ब्लड उस पॉइंट जहां पे कैसे एक्सटर्नल फैक्टर एंट्री हुआ है तो क्लॉटिंग होना चालू करेगी। जैसे अगर आपके उंगली में सुई चुभ गई है, ओके, या कांटा चुभ गया है, और सपोज आपने कांटे को निकाला लेकिन पूरा कांटा नहीं निकल पाया, कांटे का एक टुकड़ा अगर टिश्यू में घुस गया है तो उस कांटे के आसपास खून जमना चालू हो जाएगा। या जब आपका एक्सटर्नल स्किन कट होता है तो ब्लड जो है ऊज आउट होता है, स्किन से बाहर ऊज आउट होता है, तब वो ब्लड जैसे ही एक्सटर्नल सरफेस जो आपका स्किन है उसके कांटेक्ट में आता है, क्योंकि देयर में आर सो मेनी कैन सी डर्ट आपके स्किन पे रहेगा, उसके कांटेक्ट में आता है तो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई आप एक ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट टाइम देखना, अगर आपके उंगली में कहीं पे भी छोटा सा भी कट हो गया है, ब्लड इमीडिएटली ऊज आउट होगा और थोड़ी देर के बाद ही 2 से 8 मिनट के बाद वो जो लिक्विड ब्लड है वो देखिए एक चिपचिपा एक ऐसी जेली डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है। साथ में इंटरनल फैक्टर्स, दे आर द क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर वो एक्टिवेट हो गए तो ब्लड में नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि इंटरनल इंजरीज भी होती रहती है बॉडी में। तो ये अगर इंटरनल कैंसी इंजरीज होती है तब यू कैन सी इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल फैक्टर अगर एक्टिवेट हो गए तो ब्लड क्लॉटिंग उस पॉइंट पे हो जाएगा। सो सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब जब ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद ए फॉरेन सरफेस या फॉरेन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर किसी पर्सन को गोली लगी तो वो गोली बॉडी के जिस पार्ट में घुस गया है तो उस गोली ने नेचुरली जिस टिश्यू को इंजर किया होगा, ब्लड वेसल भी डैमेज हुए होंगे, उस गोली के आसपास जो पॉइंट पे इंजरी हो गया है वहाँ पे अल्टीमेटली ब्लड क्लॉट होने लगता है। दैन इंट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं वो फैक्टर्स जो ब्लड में होते हैं, और जैसे ही इंटरनल टिश्यू डैमेज होता है तो ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। तो वही हमको स्टडी करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके एक्टिवेशन से ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया प्लेटलेट्स है। सो देयर आर टोटल एक्चुअली 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स, और इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम लोगों ने नंबर दिया है रोमन में 1 to 12। तो इन्हीं फैक्टर्स के इंट्रैक्शन से फाइनली एक एंजाइम तैयार होता है। नॉर्मल ब्लड में ये एंजाइम तैयार नहीं होना चाहिए। दैट एंजाइम इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। दिस इज द थ्रोम्बिन। अगर ये एंजाइम ब्लड में कहीं पे भी तैयार हो गया है तो उस पोर्शन में नेचुरली ऑटोमेटिकली खून जमने लगेगा, और इस एंजाइम को इनएक्टिव रखने का काम करता है एंटी थ्रोम्बिन, जो मैंने पहले अभी आपको बताया। एंटी थ्रोम्बिन की वजह से ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता है, जिससे फाइनली ब्लड क्लॉटिंग यू कैन सी शुरुआत होती है। नाउ इट इज ए कैस्केड ऑफ रिएक्शन, मतलब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन चालू हो जाता है जिससे ब्लड फाइनली क्लॉट हो जाता है एट ए पॉइंट ऑफ इंजरी। तो ब्लड क्लॉटिंग शुड ऑकर ओनली एट द पॉइंट ऑफ इंजरी, नॉट नॉर्मली इन एनी यू कैन सी पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। नहीं तो यू कैन सी पर्सन कैन डाई, क्योंकि अभी होता है कुछ पर्सन्स में क्लॉट होते हैं। ये क्लॉट अल्टीमेटली क्या है, ब्लड वेसल को ये कैन सी ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कंसर्न पार्ट को क्या है ब्लड सप्लाई मिलता है। अगर ये हार्ट के साथ हो गया तो उसी से फिर हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। और नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम जो है मैंने बताया अभी पर 2 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है, यानी कि 2 से 8 मिनट। ये डिपेंड करता है कि नेचुरली वो इंजरी पॉइंट कितना बड़ा है। अगर बड़ा रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा है तो इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। दैन ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। किस तेज़ी से ब्लड एक्चुअली क्या ऊज आउट हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से ऊज आउट हो रहा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए अभी कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो 12 कंपोनेंट्स हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, तो उसमें से 5 कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जो पहला फैक्टर है प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट क्या है, सबसे पहले जो इंजरी पॉइंट है वहाँ पे जमा होते हैं और ब्लीडिंग को स्लो डाउन या स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। तो दे फॉर्म प्लेटलेट प्लग, और साथ में सीरोटोनिन रिलीज करते हैं जो ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, ताकि ब्लड फ्लो उस सेगमेंट में क्या हो, स्लो हो जाए, ताकि ब्लीडिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाए। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे
ब्लड क्लॉटिंग का इनिशिएशन होता है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, प्लास्टिन आपको मालूम है प्लास्टिक जो है, जो यू कैन सी शेप, यू कैन सी एक बार ले लिया तो फिर उसको हम लोग मतलब किसी भी शेप में वो चेंज हो जाएगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द इंजुरी साइड यू कैन सी इट विल फॉर्म द क्लॉट। ओके, तो प्लास्टिक नेचर का है वो, इसको फैक्टर 10 भी कहते हैं और उसको स्टुअर्ट फैक्टर भी कहते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज कॉल्ड फैक्टर 10 और स्टुअर्ट फैक्टर। देन सेकेंड फैक्टर वही है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये डैमेज टिश्यू भी रिलीज करते हैं, जो तैयार हो जाते हैं इनटू ए एंजाइम जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। तो दोनों का एक से मीनिंग अभी अपन लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों नाम दिया है। ASE, कोई भी वर्ड अगर ASE से एंड होता है, अगर आपको बेसिक मालूम है तो वो एंजाइम रहता है। तो ASE इज एंजाइम, ASE इज एंजाइम। और ये एंजाइम जो अभी बताया हमने प्रोथ्रोम्बिनेज, ये पहला रिएक्शन जो होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड में एक नॉर्मल प्रोटीन है जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको एक्टिव कर देता है और वो तैयार हो जाता है इनटू थ्रोम्बिन। तो देखो थ्रोम्बिन बनाने वाला एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, काइनेज मतलब एक्टिवेटर। तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज, काइनेज मतलब एक्टिवेटर। तो इसी तरह एंजाइम के नाम दिए जाते हैं। या देखिए दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज, मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और यही फाइब्रिनोजन जो है, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और थ्रोम्बिन फिर कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को इनटू फाइब्रिन। तो ब्लड में दूसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही है आपका चौथा फैक्टर फाइब्रिनोजन। तो स्टूडेंट आपने कैसे पढ़ा है प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन, ये दोनों मेन क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो ब्लड में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि कहीं पे भी इंजरी हो सकती है ना। तो फाइब्रिनोजन जो है उसी से फाइब्रिन थ्रेड बनता है जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है फाइनली। और इन सारे रिएक्शंस के लिए हमें चाहिए कैल्शियम आयन। इसके लिए कैल्शियम की भी अगर कमी हो गई ब्लड में तो ये रिएक्शन स्लो हो जाते हैं और क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, यानी कि 8 मिनट से ज़्यादा, 10-12 मिनट, एंड इट कैन लीड टू ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड। सो 5 फैक्टर, पहला प्लेटलेट जो इंजरी पॉइंट पे प्लग डेवलप कर देता है, साथ में ब्लड वेसल को नैरो कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग सीरोटोनिन, और एक केमिकल रिलीज करता है उसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उससे एक एंजाइम तैयार होता है उसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। ये एंजाइम फिर नेक्स्ट फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और ये थ्रोम्बिन जो है फिर नेक्स्ट फैक्टर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करता है, और इसी फाइब्रिन थ्रेड्स से ब्लड क्लॉट हो जाता है। और इन सारे रिएक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए, कैल्शियम आयन। तो 5 फैक्टर याद रखिए, प्लेटलेट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड कैल्शियम आयन। अभी मेन इवेंट देखते हैं, शॉर्ट में पहले देखते हैं कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द ब्लड क्लॉटिंग। तो पहले यू कैन सी डायग्राम में दिख रहा है कि टिश्यू हो गया है डैमेज। तो टिश्यू डैमेज हो गया मतलब ब्लड वेसल डैमेज हो गया है एंड द ब्लड इज लीकिंग आउट। यहाँ पे आरबीसी देखिए निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मतलब आपका ब्लड वेसल ब्रेक हो गया है। तो क्लॉटिंग फैक्टर इमीडिएटली एक्टिवेट होते हैं, जिससे फाइनली प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड का इनएक्टिव यू कैन सी एंजाइम है या प्रोटीन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। और थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड में एक और प्रोटीन है फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू फाइब्रिन। इस दौरान जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, ये रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तो देखिए प्लेटलेट जो है उस इंजरी पॉइंट में क्या है, जमा हो जाते हैं। तो प्लेटलेट प्लग बन गया, और देखिए इस ब्लड वेसल का डायमीटर देखिए, डायमीटर ब्लड वेसल का डायमीटर हो गया है छोटा, दिख रहा है आपको। ब्लड वेसल यहाँ पे बड़ा था, उसका डायमीटर यहाँ पे नैरो हो गया। ये होता है सीरोटोनिन की वजह से। तो प्लेटलेट जो है जिस जगह पे वो प्लेटलेट प्लग तैयार करते हैं उस हिस्से का ब्लड वेसल हो जाता है नैरो, ताकि ब्लड फ्लो स्लो हो जाए। और फाइनली जो क्लॉटिंग यू कैन सी प्रोसेस का लास्ट एलिमेंट है दैट इज फाइब्रिन,
वो वहाँ पे एक जाल तैयार कर देता है, जिससे ये सारे सेल्स आपस में चिपक जाते हैं और अटक जाते हैं और एक यू कैन सी इनसॉल्युबल मास तैयार हो जाता है, उसी को ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो ब्लड क्लॉट में फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं, साथ में ब्लड सेल्स एंड कम क्लॉटिंग फैक्टर मिल के एक जेली जैसा मास देखिए डार्क ब्राउन कलर का तैयार हो गया है। ओके, तो ये सिंपल में बताया। अभी हम लोग सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो ध्यान से देखिए मैकेनिज्म। सो टिश्यू हो गया इंजर, तो अगर टिश्यू इंजर हो गया तो नेचुरली कम से कम एक ब्लड वेसल तो डैमेज हुआ होगा। तो इंजर टिश्यू रिलीज करता है द केमिकल जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो टिश्यू इंजरी हो गया तो वो केमिकल रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। साथ में वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हुआ तो प्लेटलेट प्लग तैयार करते हैं, और साथ में प्लेटलेट जब एक दूसरे के साथ एक ऐसी अटक के प्लेटलेट प्लग तैयार करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, अपने अंदर ग्रैन्यूल्स प्लेटलेट फैक्टर को रिलीज करते हैं, और वो फैक्टर यही है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन is released by injured tissue as well as the platelets। फिर क्या होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एंजाइम कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिनेज, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। तो इसको प्रोथ्रोम्बिनेज क्यों कहते हैं अभी देखते हैं, क्योंकि ये एंजाइम कन्वर्ट करता है हमारे ब्लड के इनएक्टिव एंजाइम विच इज प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन इज द इनएक्टिव एंजाइम, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको वो कन्वर्ट कर देता है इनटू थ्रोम्बिन। तो ये अगर बन गया गलती से, थ्रोम्बिन आपके नॉर्मल ब्लड में तैयार नहीं होना चाहिए, विच इज द एक्टिव एंजाइम। अगर थ्रोम्बिन तैयार हो गया तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोनेजन इनटू फाइब्रिन स्ट्रैंड। और देखिए दोनों रिएक्शन के लिए हमें कैल्शियम चाहिए, तो थ्रोम्बिन जो है एक्टिव एंजाइम है और वो फाइब्रिनोजन को, जो सॉल्युबल प्रोटीन है, अनदर क्लॉटिंग फैक्टर इज फाइब्रिनोजन, उसको इनसॉल्युबल थ्रेड्स फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन थ्रेड्स क्या करते हैं, वो ब्लड सेल्स को इंजरी साइट में ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने को कहते हैं इनमेश कर लेते हैं, यानी कि फाइब्रिन स्ट्रैंड जो है इंजरी पॉइंट में एक जाल जैसा बना देते हैं, जिसमें ब्लड सेल्स अटक जाते हैं। जिस तरह मकड़ी के जाल में क्या है, कीड़े मकोड़े अटक जाते हैं, और तब ये फाइब्रिन और ब्लड सेल्स मिलके क्लॉट तैयार हो जाता है, और ये क्लॉट इंजरी साइट को सील कर देता है और ब्लीडिंग रुक जाती है इन 2 to 8 मिनट्स। और साथ में यू कैन सी इन्फेक्शन होने का चांस भी मिनिमम हो जाता है, और साथ में फिर टिश्यू का हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह क्लॉटिंग अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड इनिशिएशन ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। तो फिर से देखते हैं, इंजर्ड टिश्यू जो है और प्लेटलेट्स इंजरी पॉइंट में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट होता है। ये प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिव एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, और उसके लिए हमें चाहिए कैल्शियम। और ये थ्रोम्बिन अल्टीमेटली एक दूसरे प्रोटीन जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं उसको फाइब्रिन स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो इनसॉल्युबल होता है, और वो इनसॉल्युबल फाइबर ब्लड सेल्स को ट्रैप कर देता है, जिससे क्लॉट तैयार हो जाता है। और ये क्लॉट इंजरी पॉइंट को सील कर देता है, क्लॉटिंग रुक जाती है, इन्फेक्शन होने का चांस मिनिमाइज होता है अगर एक्सटर्नल इंजरी है, और इनिशिएट हो जाता है फिर आपका हीलिंग प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को यू कैन सी, ये आपके लिए नोट है, तो एकदम सिंपल स्टेटमेंट्स में मैंने नोट्स लिखा है, तो आप इसको फॉलो कीजिए, तो यू कैन रीड योरसेल्फ। तो दीज आर द पॉइंट्स जो अभी मैंने बताया। हाँ, ये पॉइंट, अभी ब्लीडिंग स्टॉप होता है, देन हीलिंग ऑफ द टिश्यू इज इनिशिएटेड एट इंजरी साइट, एंड आफ्टर हीलिंग, एक बार वो टिश्यू हील हो गया, ब्लड वेसल यू कैन सी फिर से नॉर्मलाइज हो गया, तब क्या होता है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देना है। और क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मिन। यू कैन सी द लास्ट सेंटेंस, आफ्टर हीलिंग इज कंप्लीट, द क्लॉट इज डिसॉल्व्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहता है ब्लड में, जिसको प्लाज्मिन कहते हैं। प्लाज्मिन भी नॉर्मली इनएक्टिव रहता है, प्लाज्मिनोजन कहते हैं, और क्लॉट के साथ इंटरेक्ट करके ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है।
सो रिमेंबर स्टूडेंट, ब्लड क्लॉट जो है वो हमारे बॉडी का एक्चुअली नेचुरल बैंडेज है। एक्सटर्नल क्लॉट तो हमको दिखता है, लेकिन इंटरनली भी हमारे बॉडी में क्लॉटिंग होते रहते हैं बिकॉज इंजरीज इंटरनली, बिकॉज जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं तो माइनर यू कैन सी ब्लीडिंग होता रहता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, इंटेस्टाइन को जो इनर लाइनिंग है दे और कुछ हिस्सा जो है कंटिन्यूसली यू कैन सी फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होता है और इमीडिएटली वहाँ पे क्या है, ओके, इंजरी को हील करना है। तो इट इज़ यू कैन सी ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, इवन हम लोग जैसे अभी आपको मालूम है, कभी हम लोग ज़्यादा खांसते हैं तो थ्रोट हमारा शोर हो जाता है, तो फिर यू कैन सी थोड़ा जलन जैसा होता है, मतलब इंजरी हुआ है। तो जब तक वो इंजरी ठीक नहीं होता है तो अल्टीमेटली यू कैन सी वहाँ पे सोरनेस रहता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस जो बॉडी में कंटिन्यूसली चलता रहता है और ब्लड को लॉस होने से बचाता है। चलिए अब हम लोग, ओके स्टूडेंट, आफ्टर लर्निंग अबाउट ब्लड क्लॉटिंग अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट यू कैन सी डिफरेंस के बारे में देखेंगे। सीरम और प्लाज्मा, जनरली दोनों को खून का पानी माना जाता है, लेकिन दोनों के कंपोजिशन में फ़र्क है। तो देखते हैं सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क है, प्लाज्मा कब कहते हैं और सीरम कब कहते हैं, क्योंकि यू कैन सी नीट पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन डिफरेंस देखेंगे। तो लीजिए, तो सबसे पहले मैं ब्लड लेता हूँ, अनकोएगुलेटेड ब्लड, नॉर्मल ब्लड। तो नॉर्मल ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट, द लिक्विड पोर्शन इसको प्लाज्मा कहते हैं और इसमें सस्पेंडेड होते हैं ब्लड सेल्स। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ अगर ब्लड क्लॉट होता है तो व्हाट हैपन्स, प्लाज्मा का एक कंपोनेंट दैट इज फाइब्रिनोजन, जो सॉल्युबल प्रोटीन है, नॉर्मल ब्लड में इट रिमेन सॉल्युबल, वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जो इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स हैं। और ये फाइब्रिन क्या करते हैं, इंजरी पॉइंट में ब्लड सेल्स को ट्रैप कर लेते हैं, इनमेश करते हैं, और ब्लड सेल्स जो इन फाइब्रिन के साथ ट्रैप हो जाते हैं तो उससे तैयार होता है ये ब्लड क्लॉट। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड जस्ट नाउ, इजंट इट? द ब्लड क्लॉट इज नथिंग बट द फाइबर्स जिसमें ब्लड सेल्स ट्रैप हो गए और उन्होंने इंजरी पॉइंट को सील कर दिया है। नाउ फिर व्हाट हैपन्स टू द रिमेन प्लाज्मा, तो जो प्लाज्मा अभी बच जाता है उसको हम लोग सीरम कहते हैं। तो सीरम मीन्स प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन। तो सीरम जो है वो है फाइब्रिनोजन के बगैर जो बचा हुआ प्लाज्मा है। ओके, या सीरम को हम बोल सकते हैं अनकोएगुलेटेड प्लाज्मा, क्योंकि सीरम जो है वो जमता नहीं है। इसके लिए आप नेक्स्ट टाइम अगर जरा सा भी आपके सरफेस पे, स्किन सरफेस पे हल्का सा कट हो गया तो ऑब्जर्व कीजिए, क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, ब्लड क्लॉट जैसे ही कंप्लीट होगा उसके आसपास एक लिक्विड तैयार हो जाता है। वो लिक्विड जो है पानी जैसा लिक्विड, वो सीरम है। ओके, घाव हो जाता है, देखो जब स्क्रैच हो जाता है तो वहाँ पे देखो ब्लड यू कैन सी क्लॉट होने के बाद वहाँ पे पानी पानी आपको यू कैन सी फील होता है, दैट लिक्विड इज द सीरम। अभी इसको हम लोग कैसे यू कैन सी एनालाइज करेंगे, तो ब्लड क्लॉट इज नथिंग बट द फाइब्रिन थ्रेड्स जिसमें ब्लड सेल्स इनमेश हो गए हैं। और सीरम को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सीरम इज नथिंग बट प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, और सीरम इज इक्वल टू ब्लड विदाउट ब्लड क्लॉट। ओके, क्योंकि ब्लड क्लॉट में देखिए, ब्लड क्लॉट में ये सब कंपोनेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, करेक्ट नो? दिस इज द कंपोनेंट्स, ये है आपका ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट अगर आपने निकाल दिया तो जो लिक्विड बचेगा वो है सीरम। या अगर सीरम और प्लाज्मा का कंपेयर करेंगे, प्लाज्मा में से आप फाइब्रिनोजन निकाल दो तो जो बचा हुआ लिक्विड वो है सीरम। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है यू कैन सी एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपके नीट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी आज करने वाले हैं वो है ब्लड यू कैन सी व्हाट ग्रुपिंग, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप चाहिए तो थोड़ा सा पॉज ले लीजिए वीडियो को और बाद में वापस आ जाइए। ओके, तब हम लोग फिर से रिफ्रेश होके यू कैन सी इस टॉपिक को आप वापस पढ़ लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, चलिए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो ये दो यू कैन सी टू साइड्स और यू कैन सी सेम कॉइन है,
बिकॉज अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी होगा। तो क्या है, तो दोनों का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसमें से एक जो है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है और दूसरा यूजफुल है या डिफेंसिव मॉलिक्यूल है। तो कंसेप्ट स्टडी करते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। सो बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली, सबसे ज़्यादा उसको हम लोग किस रेफरेंस में एक जानते हैं, वो है इन्फेक्शन। तो आपके एक लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है आपको एक जर्म। तो एक बैक्टीरिया आपके बॉडी में अगर एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वाई शेप मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। देखिए, दिस इज वन वाई शेप मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड वाई शेप मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। और ये क्या है, ये है हमारा बॉडी का वो सेल जो ये वाई शेप मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है। तो ये वाई शेप मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ प्रोड्यूस हो रहा है, दे आर, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, एंटीबॉडी इज जर्म, जो एक बैक्टीरिया है उसके सरफेस के साथ स्टिक हो रहा है। ध्यान से देखिए, स्टिक हो रहा है, लेकिन कहीं पे भी स्टिक नहीं हो रहा है। इट इज स्टिकिंग टू ए पर्टिकुलर वैकेंसी पॉइंट। जैसे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है थोड़ा सा लाल कलर का इधर दिख रहा है, तो दिस स्पेशल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ये एंटीबॉडी फिट हो गया है उसको एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन इज दैट मॉलिक्यूल जिसके साथ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी फिट हो जाएगा। और जैसे एंटीबॉडी इस जर्म के ऊपर फिट हो जाता है, ये जर्म हमारा इम्यून सिस्टम आसानी से रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये एंटीबॉडी एक्चुअली क्या कर रहा है, काम, बेसिक काम कर रहा है, वो जर्म को आइडेंटिफाई करके उसको लेबल कर रहा है। ओके, सो तो एक जर्म जो बैक्टीरिया है उसने आक्रमण कर दिया है और उसके सरफेस पे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। इट इज़ ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअली एवरी सेल। हर टाइप के सेल्स के सरफेस पे कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको मार्कर मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनके खिलाफ हमारा बॉडी एंटीबॉडी बना सकता है। और ये वो सेल है जो एंटीबॉडीज बनाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बी सेल, बी लिम्फोसाइट, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। लिम्फोसाइट का दो टाइप होता है, टी सेल और बी सेल। जो बी सेल वाले हैं उसके भी वैरायटीज होते हैं, उसमें से जो प्लाज्मा बी सेल है, ओके, ये तैयार करते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि एंटीजन बहुत वैरायटी के होते हैं। तो जिस टाइप का एंटीजन होगा उस टाइप का एंटीबॉडी होगा। तो हम लोग अगर सिंपल टर्म्स में कंपेयर करेंगे, एंटीजन को आप ताला समझ जाओ और एंटीबॉडी जो है उस कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, उसकी कुंजी या चाबी है। तो जैसा ताला वैसी चाबी आपको बनानी पड़ती है, और ये बनाने का काम प्लाज्मा बी सेल करते हैं। ओके, और ये एंटीबॉडीज जो आपको वाई शेप मॉलिक्यूल का दिख रहा है, तो दे आर वेरी यूनिक। ओके, तो बहुत स्पेसिफिक रहता है, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक ऐसी बताया था। चलिए अभी मीनिंग समझ आते हैं। तो एंटीबॉडीज आपको वाई शेप मॉलिक्यूल के दिख रहे हैं। एंटीजन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, देखो, एंटी यहाँ पे एंटी अगर आपको मालूम है, बेसिक अगर आपको मालूम है, इंग्लिश मालूम है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट या किसी के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे एंटी जो है उसका मतलब होता है, एंटीजन में एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी। ध्यान दीजिए, एंटीजन में एंटी का मतलब होता है एंटीबॉडी, और जेन का आपको बेसिक अगर मालूम है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड कंपाउंड्स बनाने वाला, उसको कहते हैं स्टिमुलेशन या फॉर्मेशन, मतलब जिससे कोई चीज़ तैयार होता है। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्साइड्स बनाने वाला। तो ऑक्सीजन जब किसी भी एलिमेंट के साथ बाइंड होता है तो ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो जेन इज एक सफिक्स है जिसका बेसिक मीनिंग होता है फॉर्मेशन या क्रिएशन। यानी कि एंटीजन अगर आपके बॉडी में आ गया, किसी भी फॉर्म में अगर आ गया, तो आपका बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार कर देगा, और ये हमारे बॉडी का लास्ट वेपन रहता है। ओके, तो इसके लिए देखिए, एंटीजन इज ए मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है। और एंटीबॉडी कौन है, यहाँ पे एंटीबॉडी के यू कैन सी व्हाट वर्ड में एंटी का है नॉर्मल मीनिंग, दैट इज अगेंस्ट, एंड बॉडी मीन्स एनी फॉरेन हार्मफुल एंटीजन। तो आपके बॉडी में अगर कोई एंटीजन आ गया तो ये एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड हो जाएगा।
तो hence it is a molecule which is produced against a particular what antigen. तो अभी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस और मॉलिक्यूल which on entry in the body stimulates the immune system to produce corresponding antibody. Meaning कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो आपके बॉडी में एंटर करता है तो जनरली वो लिविंग सेल्स के सरफेस होते हैं, जर्म्स के सरफेस पे होते हैं. अगर आपके बॉडी में किसी दूसरे पर्सन का गलत खून आ गया तो उसके सेल्स में होते हैं. ओके आपको मालूम है कि अगर किसी को किडनी चाहिए तो किसी भी पर्सन का किडनी नहीं हम लोग ले सकते हैं, एक स्पेसिफिक टेस्ट करना पड़ता है. तो वो टेस्ट होता है एंटीजन का टेस्ट और एंटीबॉडी का टेस्ट. ये मैच होने चाहिए, अगर मैच नहीं हुआ तो रिएक्शन हो जाता है. तो एंटीजन ऐसा कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल है जिससे हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाता है. और एंटीबॉडी सिंपली ए प्रोटेक्टिव इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल. हमने एक ऐसी लास्ट WBC का अपने प्लाज्मा में हमने देखा था एक प्रोटीन है ग्लोबुलिन, उसका गामा ग्लोबुलिन से ये इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है जिसको फाइनली प्लाज्मा बी सेल जो अभी आपने देखा वो तैयार करता है फॉर ए पर्टिकुलर एंटीजन. यानी कि जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी. इसके लिए ये जो आपको अभी कैन सी रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है, उसको दिमाग में बैठा लीजिए. सपोज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म या पैथोजन, यानी कि अगर एक जर्म आपके बॉडी में आया तो उसके पास एक या एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप के एंटीजन्स होंगे और हर एंटीजन के खिलाफ अलग अलग टाइप का क्या है एंटीबॉडी हमारा बॉडी तैयार कर देता है. तो जैसा जर्म वैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी. इसका मतलब है अगर आपके बॉडी में टाइफाइड का जर्म एंटर हुआ तो उसके पास टाइफाइड का एंटीजन होगा, हमारा बॉडी टाइफाइड का एंटीबॉडी बना देगा. आपके बॉडी में अगर मलेरिया का जर्म एंटर हुआ तो उसके पास मलेरिया का एंटीजन होगा, हमारा बॉडी मलेरिया के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करेगा. आपके बॉडी में अगर निमोनिया का जर्म आया तो उसके पास निमोनिया का एंटीजन होगा और हमारा बॉडी निमोनिया का एंटीबॉडीज बनाएगा. आपके बॉडी में कोरोना एंटर अगर हो गया दोस्तों तो कोरोना इज ए जर्म, तो कोरोना के पास कोरोना के एंटीजन्स हैं और हमारा बॉडी कोरोना के खिलाफ कोरोना एंटीबॉडीज़ बना देता है. तो इसका आपने सुना होगा कि अभी यू कैन सी जो पेशेंट्स एक्चुअली कोरोना से रिकवर होते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उनके बॉडी में कोरोना के एंटीबॉडीज़ तैयार हो गए हैं और फिर हम उनसे उनके ब्लड का प्लाज्मा ले लेते हैं और इस प्लाज्मा में होता है कोरोना के एंटीबॉडीज़ और जिन पेशेंट्स को उसकी ज़रूरत पड़ती है उसमें इंजेक्ट किया जाता है. इसी को आपने अगर सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, अगर आपने सुना होगा तो दैट इज़ प्लाज्मा थेरेपी. ओके, क्योंकि प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज़ होते हैं और एंटीजन सेल्स के सरफेस पे होते हैं. और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जब हम लोग ब्लड ग्रुप को स्टडी करेंगे. चलिए अभी जो लास्ट टाइम मैंने यू कैन सी स्पेसिफिसिटी का आपको दिखाया था, फिर से उसको जल्दी से देखते हैं. क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज फाउंड फॉर ए स्पेसिफिक एंटीजन. जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी. तो एंटीजन्स येलो यानी कि 4 येलो मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग शेप्स के. तो ये पहला एंटीजन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है. चारों एंटीजन के सरफेस पे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, स्लॉट्स बोल सकते हैं या नॉब्स जैसे बोल सकते हैं. तो उसको एपिटोप्स कहते हैं. तो पहले का एपिटोप देखिए राउंड शेप का है, दूसरे का आपका ट्रायंगुलर शेप का है, तीसरे का रेक्टेंगुलर है, चौथे के पास देखो रेक्टेंगुलर भी है, क्यूबिक भी है और साथ में राउंड शेप भी है. तो हर एंटीजन के खिलाफ अलग टाइप का एंटीबॉडी तैयार होता है. तो नीचे आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं 3 टाइप के एंटीबॉडीज. उसका जो आर्म्स है देखिए, आर्म्स देखिए, एंटीबॉडी का जो आर्म है तो एंटीबॉडी ऑल द एंटीबॉडीज आर जनरली वाई शेप. तो एंटीबॉडी का जो आर्म है उसको ध्यान से देखिए, दे हैव गॉट ए स्पेसिफिक स्लॉट. तो यहाँ पे जो स्लॉट है राउंड शेप का है, यहाँ पे ट्रायंगुलर है और यहाँ पे आपका व्हाट रेक्टेंगुलर. करेक्ट नो. तो ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि जैसा एंटीजन होता है वैसा आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तैयार करना है. जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है, हर चाबी का कैन सी जो उसके दांत होते हैं वो अलग होते हैं, ताले में जो स्लॉट होते हैं वो अलग होते हैं. तो एक पर्टिकुलर चाबी एक पर्टिकुलर ताले में ही फिट होती है. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है. नाउ तो एंटीबॉडी के सरफेस पे जो स्लॉट होते हैं उसको कहते हैं पैराटोप और एक पर्टिकुलर पैराटोप एक पर्टिकुलर एपिटोप के साथ ही जुड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए आप फिर से बता देंगे, ये एंटीबॉडी ए देखिए किसके साथ जुड़ सकता है,
1 के साथ और आपका चौथे के इसके साथ भी जुड़ सकता है। फिर एंटीबॉडी बी जो है खाली इस सेकेंड एंटीजन के साथ जुड़ेगा। एंटीबॉडी सी कैन ज्वाइन विथ द थर्ड एंटीजन एज वेल एज फोर्थ, क्योंकि इसका ये स्लॉट इधर जुड़ सकता है और ये स्लॉट इधर जुड़ जाएगा। तो देखिए, तो इसका मतलब है इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी होता है, बिकॉज एंटीजन और एंटीबॉडी के पास कॉरस्पॉन्डिंग कैंसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, और इससे जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं सीरोलॉजिकल रिएक्शन। सीरोलॉजी, सीरम जो ब्लड का एक ऐसी लिक्विड पार्ट है जो अभी बताया, उसमें रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए एंटीजन 1 के साथ बाइंड होगा, बी वाला 2 के साथ बाइंड होगा, सी वाला 3 के साथ बाइंड होगा, लेकिन एंटीबॉडी ए जो है वो आपके 4 के साथ भी बाइंड हो सकता है और एंटीबॉडी सी 4 के साथ बाइंड हो सकता है। यानी कि एंटीजन 1, 2 और 3 के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनेगा, लेकिन अगर चौथे टाइप का एंटीजन आ गया तो 2 टाइप का एंटीबॉडीज बनेगा, क्योंकि 2 टाइप के उसके पास क्या है, एपिटोप्स है। फिर से बता रहा हूँ, एंटीजन 1, 2 और 3 उनके पास एक जैसे ही एक एनसीवॉट स्ट्रक्चर्स है, एपिटोप है, इसके लिए एक ही टाइप का क्या है, एंटीबॉडी बनेगा उनके खिलाफ। लेकिन एंटीजन 4 के पास 2 टाइप के एक ऐसी एपिटोप है, 2 टाइप के एंटीजन्स है उनके पास, उसके लिए 2 टाइप के क्या एंटीबॉडीज बनेंगे, ए टाइप वाला और सी टाइप वाला। चलिए अब हम लोग एक ऐसी देखते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सो ब्लड ग्रुपिंग का डेफिनेशन पहले देखते हैं। इट इज़ द क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करना मतलब ग्रुप्स में डिवाइड करना, जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ वन और मेनी टाइप ऑफ एंटीजन, जो अभी हमने देखा। ओके, तो हर सेल के सरफेस पे कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल ज़रूर होता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया जा सकता है। तो हमारे बॉडी के ही सेल्स के सरफेस पे भी एंटीजन्स होते हैं ऑन ब्लड सेल्स, उसको ब्लड ग्रुपिंग कहते हैं। यानी कि ब्लड सेल्स के सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक एंटीजन्स पाए जाते हैं और ये एंटीजन्स जो है ये डिसाइड करता है पर्सन का ब्लड ग्रुप। ओके, नाउ जैसे एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे और दूसरा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, और ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, MNS, AKNC, डफी वगैरह, ये हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों सिस्टम के पीछे का कंसेप्ट क्या है, कौन कौन से एंटीजन्स होते हैं, किस में होते हैं। देन एंटीजन्स ऑन ब्लड सेल, आपको मालूम है ह्यूमन में सबसे ज़्यादा एकेंसी ट्रांसफ़र जो होता है एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में, जो हीलिंग के लिए या एकेंसी मेडिकेशन के लिए या एक पर्सन को ठीक करने के लिए जो एकेंसी ह्यूमन मटेरियल सबसे ज़्यादा एक ह्यूमन को डोनेट किया जाता है वो है ब्लड। तो हम लोग ब्लड या रक्तदान यानी कि खून जो है सबसे कॉमन एकेंसी ह्यूमन मटेरियल है या टिश्यू है जिसको हम लोग एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को ठीक करने के लिए देते हैं। ओके, रक्तदान श्रेष्ठ दान ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन किसी भी पर्सन का खून किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता, उसका कारण है ब्लड सेल्स जो है स्पेशली RBC के सरफेस पे कुछ एंटीजन्स होते हैं। तो ये एंटीजन्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एंटीजन मैच नहीं हुए तो रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर रॉन्ग एंटीजन वाला ब्लड हमारे बॉडी में आ गया तो हमारा बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा और फिर यू कैन सी सीवियर रिएक्शन हो जाता है जिससे डेथ भी हो सकता है। तो द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द surface of blood cells which are involved in serological reactions during blood transfusion and autoimmune disorder। तो autoimmune disorder को मैं दूसरे किसी एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सिंपल यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे बॉडी में कभी कभी हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे ही बॉडी सेल्स को, हमारे ही यू कैन सी सेल्स के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, जो नहीं होना चाहिए। तो स्पेसिफिकली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब खून को हम लोग दान करते हैं या यू कैन सी एक पर्सन के खून को दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करना मतलब मिक्स करना। ओके, तब उसको
उस दौरान रिएक्शन हो सकता है। तो इसके लिए एंटीजेंस कौन कौन से ब्लड सेल्स में हैं उसको जानना ज़रूरी है, जैसे एबीओ, आरएच, डफी, लेविस, किड्स, पी, एमएनएस एक्सेट्रा। तो ये सब अलग अलग टाइप के एंटीजेंस है जो ब्लड सेल्स पे होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एबीओ टाइप के एंटीजन और दूसरा है आरएच। चलिए अभी पहले एंटीजन ब्लड सेल्स के बारे में देखते हैं। तो देयर आर अबाउट 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। तो ये आरबीसी है, उसके सरफेस पे आप देखिए रिप्रेजेंटेशन है। तो आरबीसी के सरफेस पे आपको कैसे राउंड शेप का ब्लू कलर का एंटीजन दिख रहा है, फिर स्क्वायर शेप जो है उसका एंटीजन दिख रहा है, फिर एक ऐसी कोनिकल ग्रीन कलर का शेप का एंटीजन दिख रहा है। इसमें बताता हूँ ये, तो हम लोग इस पूरे कैंसी सेशन में ये जो राउंड शेप का ब्लू दिख रहा है ये एंटीजन ए है, ये जो ग्रीन शेप का दिख रहा है कोनिकल ये एंटीजन बी है, और ये जो स्क्वायर शेप का पर्पलिश दिख रहा है ये एंटीजन टी है जो आरएच सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो 30 डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस है जो आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। इन्हें आइसो एंटीजेंस भी कहते हैं बिकॉज दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ह्यूमन। तो ह्यूमंस में दे आर एक्चुअली फाउंड, मतलब सेम स्पीशीज में अगर एंटीजेंस डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं तो उसको हम लोग आइसो एंटीजेंस कहते हैं। सो इन्हीं आइसो एंटीजेंस के प्रेजेंस या एब्सेंस पे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। तो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स डिसाइड होते हैं। तो ये कौन सा एंटीजन आपके सेल पे रहेगा आरबीसी पे, तो ये डिसाइड कौन करता है, आपके जीन्स। तो आपके पेरेंट्स से, फादर से कौन सा जीन आया है, मदर से कौन सा जीन आया है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका फिर आरबीसी किस टाइप का होगा, और जिस टाइप का आपका आरबीसी रहेगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो ये इतने सारे सिस्टम्स है, देखिए एबीओ, आरएच जो अभी बताया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम। देन एग्जांपल्स, जैसे एबीओ सिस्टम के हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप है, ए, बी, ए बी एंड ओ। तो या तो आप बताइए, अभी आपको अगर मालूम होगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तो एबीओ के हिसाब से 4 ब्लड ग्रुप है, और उसमें अगर हम लोग आरएच सिस्टम को ऐड करेंगे तो 2 ब्लड ग्रुप हर एक में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे आरएच के हिसाब से या तो आप पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो। तो इसका मतलब है, देखिए ए में 2 टाइप होगा, ए के साथ आरएच पॉजिटिव या ए के साथ आरएच नेगेटिव, बी के साथ आरएच पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी के साथ आरएच पॉजिटिव नेगेटिव, या ओ के साथ आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव। तो इसके लिए अगर इन दोनों सिस्टम को एक साथ कंसिडर करते हैं तो 8 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, भाई ये क्या बोल रहा है, बी पॉजिटिव, मतलब वो मजाक कर रहा है कि सच में उसका ब्लड ग्रुप है। ओके, चलिए अब ये ब्लड ग्रुप के जो एंटीजेंस है या ब्लड सेल्स के जो एंटीजेंस है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जो अभी बताया कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है और एंटीजेंस जो है डोनर और रेसिपिएंट के मैच नहीं हुए, तो मैच नहीं होने को क्या कहते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी। तो सीवियर सीरोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है उसमें होता ये है कि आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं। ओके, तो कैसे होते हैं उसका एक स्लाइड अभी मैं आपको बताऊंगा। और इसकी वजह से खून उस जगह पे जम जाता है जहाँ पे रिएक्शन हुआ, और पर्सन को एक शॉक लगता है, ओके, सीरोलॉजिकल शॉक, और पर्सन कैन इवन डाई अगर इमीडिएटली ब्लड को एजेंसी वापस क्लीन नहीं किया या नया ब्लड इमीडिएटली अगर नहीं चढ़ाया तो। चलिए अभी एबीओ सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एबीओ सिस्टम इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन into 4 groups on the basis of presence या absence of 2 types of antigen। तो हमने एक एंटीजन को नाम दिया है A और दूसरे एंटीजन को नाम दिया है B। तो कोड समझ लीजिए, A को हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे और B को हम लोग ग्रीन से करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। यानी कि आपके आरबीसी, आपका ब्लड जो है उसमें जो आरबीसी है उसमें अगर एंटीजन A है खाली तो आपका ब्लड ग्रुप A है। सिंपल, यहाँ पे हमको लेकिन से हम लोग समझ लेंगे। अगर आपके आरबीसी में एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। अगर आपके आरबीसी में एंटीजन ए के साथ एंटीजन बी भी है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर आपके आरबीसी में ए भी नहीं है और बी भी नहीं है तो नेचुरली आपका आरबीसी के सरफेस पे 0 एंटीजन है, नो एंटीजन है। तो नो मीन्स ओ, तो ओ एक्चुअली बोलते हैं, एक्चुअली रॉन्ग है, ओ इज एक्चुअली 0। तो ए बी ओ
सिस्टम में A रिप्रेजेंट्स A एंटीजन, B रिप्रेजेंट्स B एंटीजन एंड O मीन्स नील, शून्य, इल्लपो। चलिए 4 ब्लड ग्रुप है उस हिसाब से, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप एंड AB ब्लड ग्रुप। तो इसमें पहले 3 ब्लड ग्रुप जो है A, B एंड O, और O मैंने बताया O इज एक्चुअली नॉट O, इट इज 0 और नील। तो इन पहले 3 ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था, बिकॉज ही वॉज द पर्सन जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली कैन सी ह्यूमन का जो ब्लड है सबका एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि जब ह्यूमन के ब्लड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करने की शुरुआत हुई थी तो कुछ पेशेंट्स ठीक हो जाते थे, कुछ पेशेंट्स का कंडीशन हो जाता था एकदम खराब, वो मर जाते थे। तो यानी कि सपोज एक ही पर्सन का खून 2 पर्सन में ये कैन सी ट्रांसफ़र किया, एक ठीक हो गया दूसरा मर गया, तो दैट्स व्हाई लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन वाज देयर। जब एनालिसिस किया ओके क्या हो रहा है, तो जब मरे हुए पर्सन के ब्लड को चेक किया तो देखा कि ब्लड में क्या है, रिएक्शन हो गया है, उसमें एक कैसी क्लॉटिंग जैसा एक कैसी आरबीसी आपस में चिपक गए हैं। तो तब जाके एनालिसिस किया इन्हीं पर्सन ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने, पाया कि सबका आरबीसी या ब्लड एक जैसा नहीं होता है, रिएक्शन पॉसिबल है। और तब जाके नेचुरली 3 ब्लड ग्रुप उन्होंने डिस्कवर किए, और चौथा ब्लड ग्रुप जो है उन्हीं के 2 स्टूडेंट डिकैस्ट्रोलो एंड स्टर्लिन ने डिस्कवर किया 2 साल के बाद। तो 1900 में कार्ल लैंडस्टेनर ने 3 ब्लड ग्रुप यू कैन सी प्रपोज किया, A, B एंड O। तो शुरुआत में खाली 3 ही ब्लड ग्रुप थे, A, B एंड O, मतलब पर्सन विद A एंटीजन, पर्सन विद B एंटीजन, पर्सन विद नो एंटीजन। बाद में उन्हीं के 2 स्टूडेंट ने ये प्रूव किया कि देयर आर सम ह्यूमन जिनके आरबीसी में A और B दोनों होते हैं एंटीजन्स। तब जाके चौथा ब्लड ग्रुप ऐड हुआ, दैट इज AB। इसके लिए सिस्टम को ABO सिस्टम कहते हैं। और इस डिस्कवरी की वजह से द पर्सन यू कैन सी सल्यूट टू हिम, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी, क्योंकि इससे फिर पर्सन को प्रॉपर खून मिलना चालू हो गया। ओके उससे किसी डेथ होने का चांस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली तो ये नीट वैकेंसी लेवल हम लोग अभी देख रहे हैं, नीट लेवल। तो 2 स्टूडेंट हु आर डिजाइनिंग टू हैव द नीट लेवल या वैकेंसी एंट्रेंस लेवल जो है, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर बेसिक मालूम है कि हमारे बॉडी का हर कैरेक्टर जो है वो जीन्स पे डिपेंड करता है। तो जीन ही डिसाइड करता है कि कौन सा कैरेक्टर, और कैरेक्टर जो है वो प्रोटीन्स पे डिपेंड करते हैं। ओके तो जिस टाइप के जीन हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, उन जीन्स के बीच का इंट्रैक्शन डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी का कैरेक्टर कलर कैसा होगा, हाइट क्या होगा। और वही प्रिंसिपल यहाँ पे है कि आरबीसी, बेसिक आरबीसी तो हर ह्यूमन में एक जैसा है, लेकिन आरबीसी के सरफेस पे कौन से एंटीजन्स होंगे कौन से नहीं होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा जीन मिला है। तो देखते हैं। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया कि आरबीसी के सरफेस पे 2 टाइप के एंटीजन होते हैं। एंटीजन ए, जैसे ये पिक्चर आपको दिख रहा है जो मैंने पहले आपको बताया, एंटीजन बी, सो दिस इज द पिक्चर। यानी कि आरबीसी के सरफेस पे ये कैन सी 2 टाइप के एंटीजन हो सकते हैं। ए टाइप का, जिसको हम लोगों ने अभी पूरे इस डिस्कशन में ए एंटीजन को हम लोग रिप्रेजेंट किया है स्पेरिकल ब्लू कलर, और बी को रिप्रेजेंट किया है एज ए कैन सी ग्रीन कोनिकल। दिस इज नॉट द एक्चुअल शेप, एंटीजन का ये एक्चुअल शेप नहीं है, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ तो इन दोनों वैकेंसी एंटीजन्स को उसने नाम दिया एग्लूटिनोजन, ग्लू चिपकना, क्योंकि ये दोनों एंटीजन की वजह से आरबीसी आपस में चिपक सकते हैं, तो उसी को एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो साथ में उन्होंने ये भी डिस्कवर किया जो सीरम, यानी कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, जिसको प्लाज्मा भी बोल सकते हैं हम लोग, सीरम जो है वो फाइब्रिन के बगैर होता है, यही फ़र्क है। अदरवाइज प्लाज्मा एंड सीरम आर द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड इटसेल्फ। तो सीरम में पाए जाते हैं 2 टाइप के एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ए जो एंटीजन ए के साथ चिपकेगा, तो देखिए अभी मैंने आपको एक ऐसी एंटीबॉडी का शेप दिखाया था, इस एंटीबॉडी को ध्यान से देखिए, उसका जो स्लॉट है वो है आपका एक ऐसी वर्ड्स कटोरे जैसा, जो एंटीजन ए के साथ चिपक सकता है। और दूसरा है एंटीबॉडी बी, ओके, जिसके पास स्लॉट देखिए, उसका स्लॉट जो है वो कैसा है, वी शेप है, कोनिकल है।
तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए दोस्तों, एकदम यू कैन सी, क्योंकि ये आपका बेसिक है, ये आपको समझाना तो आप 12th तक जो भी स्टैंडर्ड इवन ग्रेजुएशन में करोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं। ओके, तो एंटीजन जो है उनको हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए एंटीजन ए को मैंने ए कैपिटल ए रिप्रेजेंट किया, एंटीजन बी को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया, और एंटीबॉडी, एंटीजन ए के खिलाफ जो एंटीबॉडी तैयार होगा उसको हम लोग स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए नीचे देखिए एंटीबॉडी ए इज रिटन इन स्मॉल। ओके, तो दिस इज द कोड, ये आपको ध्यान रखना है, व्हेन यू आर राइटिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल। एंटीबॉडी लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखना है, एंटीजन का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल में लिखना है। ओके, तो इसका मतलब है एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए तैयार होगा, एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी बी तैयार होगा। लेकिन आपके ब्लड में क्या रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आपके आरबीसी में कौन सा एंटीजन है। तो वेरी कॉमन सेंस, अगर आपके ब्लड में आरबीसी में एंटीजन ए है तो आपके ब्लड में एंटीबॉडी ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए होगा तो वो एंटीजन ए को आपस में चिपका देगा। तो सेम इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट, बी एंटीजन। ओके, तो हम लोग अभी बाद में देखेंगे इसको। तो इन दोनों एंटीबॉडीज को उसने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया एग्लूटिनिन, चिपकाने वाले। तो इन एंटीबॉडीज की वजह से एंटीजन चिपक सकते हैं अगर गलत एंटीबॉडी आपके बॉडी में आ गया तो। ओके, क्योंकि इससे आरबीसी आपस में चिपक सकते हैं, ग्लू हो सकते हैं, और उससे जो रिएक्शन होगा दैट कैन क्रिएट ए शॉक, क्योंकि ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा फ्लो, मतलब ब्लड जम जाएगा ऑलमोस्ट, ऐसा होता है। तो चलिए अभी जेनेटिक बेसिस है तो जीन्स की है, तो उन्होंने ये भी बताया कार्ल लैंस्टर ने कि एंटीजन ए और एंटीजन बी ये कंट्रोल किया जाता है एक जीन जिसको आई जीन कहते हैं या आइसो एग्लूटिनोजेंस कहते हैं, आइसो एग्लूटिनोजेंस। तो जीन आई इज दैट जीन जिससे या तो ए नहीं तो बी यू कैन सी एंटीजन तैयार होगा। तो जीन आई को जब उन्होंने एनालाइज किया तो पाया कि उसके 3 फॉर्म्स हैं। तो जीन आई जो है उसके 3 फॉर्म्स है, पहला फॉर्म है आई ए, दूसरा फॉर्म है आई बी, और तीसरा फॉर्म है आई स्मॉल आई। तो इसका मतलब है तो इन 3 फॉर्म्स को, एक ही जीन के जितने फॉर्म्स होते हैं उसको एलील्स कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, ये नीट लेवल का कंसेप्ट है, एंट्रेंस का कंसेप्ट है। जीन आई, किसी भी जीन के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग एलील्स कहते हैं, एलेल्स। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एवरी जीन हैड यू कैन सी 2 or more forms। तो इन केस ऑफ एबीओ सिस्टम जीन आई जो एंटीजन ए और एंटीजन बी को डिसाइड करता है उसके 3 फॉर्म्स हैं। इसमें जीन आई ए और आई बी दे आर को डोमिनेंट, दोनों इक्वली स्ट्रांग है, लेकिन जो स्मॉल आई जीन है वो रिसेसिव, रिसेसिव मतलब वीक। तो वीक होने का मतलब है वो अकेले अपना इफेक्ट वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, लेकिन आई ए और आई बी अकेले ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आई ए कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए। अगर आपको आई ए जीन मिला है अपने दोनों पेरेंट में से किसी से भी, तो आपके आरबीसी पे 100% एंटीजन ए तैयार होगा। और अगर आपके पेरेंट से आपको आई बी जीन मिला है किसी एक पेरेंट से, तो आपके आरबीसी में एंटीजन बी तैयार हो जाएगा। और अगर आई जीन मिला है तो आई जीन से कोई एंटीजन तैयार नहीं होता है। तो इसका मतलब है द कैन सी द कॉम्बिनेशन, तीन जीन का कौन सा कॉम्बिनेशन आपको मिला, यानी कि आपके पेरेंट से इन तीनों में से कौन सा जीन आपको मिला, ओके, वो डिसाइड करेगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जो नेक्स्ट चार्ट में आपको समझेगा भी। चलिए, तो 3 एलील्स है आपके आई जीन के, आई ए, आई बी एंड आई, और इससे ही हमारे 4 ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन हमको मिलता है हमारे पेरेंट्स से, फादर से एक एलील मिलेगा और मदर से एक एलील मिलेगा, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने टर्म दिया है, टेक्निकल टर्म, उसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनो मतलब जीन का कॉम्बिनेशन, उसको जेनेटिक कॉम्पोजिशन भी कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपको माँ
और पिताजी से कौन से जीन मिले हैं, क्योंकि मम्मी एक जीन देगी मतलब एक एलील देगी और पापा दूसरे एलील देंगे। और इन जीनोटाइप से तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 6। उसका कारण है कि आपको हर यू कैन सी जो कैरेक्टर है उसके 2 ही जीन मिलते हैं, एक फादर से एक मदर से। तो यहाँ पे देखिए 3 यू कैन सी फॉर्म्स है आई जीन के, तो उसके हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पोजीशन है आपका मम्मी का और पापा का, तो 3 × 2 हो गया 6 कॉम्बिनेशन। तो 6 कॉम्बिनेशन के जीन्स ह्यूमन में हो सकते हैं, जिससे 4 ब्लड ग्रुप तैयार होगा। तो जो कॉम्बिनेशन या जो अपीयरेंस जीन के कॉम्बिनेशन जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप हो गया जीन कॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिए, जीनोटाइप इज द जीन कॉम्बिनेशन एंड फिनोटाइप इज द इफेक्ट। तो 6 जीन कॉम्बिनेशन ह्यूमन में पाए जाते हैं और उससे 4 इफेक्ट तैयार होते हैं, वही 4 इफेक्ट हो गया 4 ब्लड ग्रुप। तो देखते हैं कैसा। तो दिस इज द टेबल। तो पहले कॉलम में हम लोग जीनोटाइप देखेंगे। तो सेकंड कॉलम में दिया हुआ है, देखो, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए मतलब आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा, लेकिन प्लाज्मा में या सीरम में एंटीबॉडी स्मॉल बी रहेगा, क्योंकि जो एंटीजन आपके पास है उसका एंटीबॉडी आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। इस तरह जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी में एंटीजन ए होता है खाली, लेकिन प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी ए। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जिस टाइप का एंटीजन आपके बॉडी में है उसका एंटीबॉडी आपका बॉडी तैयार नहीं करता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो दिस इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो रिमेंबर दिस। तो जो एंटीजन आपके पास है उसका एंटीबॉडी आपका बॉडी तैयार नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर आपके बॉडी में कोई दूसरा एंटीजन आ गया तो हमारा बॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर ब्लड ग्रुप ओ मतलब दोनों एंटीजन नहीं है, लेकिन दोनों एंटीजन नहीं है मतलब दोनों एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ए भी प्रोड्यूस होता है और बी भी प्रोड्यूस होता है। और जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी है मतलब एंटीजन ए और एंटीजन बी आरबीसी पे दोनों है। वो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ए जीन और बी जीन, आई ए जीन और आई बी जीन दोनों इक्वली डोमिनेंट है। और तब अभी कॉमन सेंस, अगर आपके पास आपके आरबीसी पे एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, इजंट इट? देखिए पॉज दे रहा हूं मैं, करेक्ट। फिर से इस टेबल को ध्यान दीजिए, जो एंटीजन मेरे बॉडी में है उसका एंटीबॉडी मेरा बॉडी तो तैयार नहीं करेगा, और अगर तैयार हो गया तो उसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने वाला एंटीबॉडी बनाएगा। तो वो बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी के सेल्स में जो एंटीजन है उसके खिलाफ हमारा बॉडी, हमारा खुद का बॉडी एंटीबॉडी तैयार नहीं करेगा। तो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो नेचुरली प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनना चाहिए। तो अभी देखते हैं जीन कॉम्बिनेशन। तो अगर आपके पेरेंट्स से, एक पेरेंट से आई ए जीन मिला और दूसरे से भी आई ए जीन मिला, मतलब दोनों से ए जीन मिला है, तो नेचुरली आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आपको एक पेरेंट से आई ए जीन मिला और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई जीन मिला। तो स्मॉल आई जीन मिला लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल आई जीन रिसेसिव है, वीक है। तो यहाँ पे सेकेंड केस में क्या है, आई ए जीन का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। चलिए अभी सेकेंड बी ब्लड ग्रुप आपको कैसे होगा, कि अगर एक पेरेंट से आपको आई बी जीन मिला है और दूसरे पेरेंट से भी आई बी जीन मिला है, तो एक्चुअली आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। लेकिन अगर आपका एक पेरेंट से आई बी जीन मिला है और दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई जीन मिला है, तब भी आपका ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि आई जीन वीक है बी के सामने। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि दोनों पेरेंट से आपको आई जीन मिला है, तो नेचुरली आपके आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजेंस नहीं होंगे। और फिर चौथा पॉसिबिलिटी जो डिकैस्ट्रो एंड स्टर्ली ने कैंसी डिस्कवर किया, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक पेरेंट से आपको आई ए जीन मिला है और दूसरे पेरेंट से आई बी जीन मिला है, तो क्या हो जाएगा, आपके आरबीसी पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों तैयार हो जाएगा। उसका कारण यह है कि जीन ए और जीन बी दोनों इक्वली डोमिनेंट है, जिसको को डोमिनेंस कहते हैं। और तब आपके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज नहीं होना चाहिए दोस्तों, करेक्ट। So I think you understood.
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी कंपैटिबिलिटी देखेंगे कि कौन सा ब्लड किसके साथ मैच हो सकता है। तो आपने इसके पहले आपने सुना होगा कि ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये कंसेप्ट आपको शायद मालूम होगा या सुना होगा। तो ऐसा क्यों, अभी आप खुद सोचिए, ओके, कि अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए ब्लड ग्रुप तो दिया जा सकता है, ओ दे सकते हैं क्या? चलिए चेक करते हैं पहले। तो दिस इज द ब्लड ग्रुप। तो 4 ब्लड ग्रुप आपको दिख रहा है, ए बी एंड ओ। ध्यान दीजिए, अभी जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ये आपके यू कैन सी ब्लड ग्रुप के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो 4 ब्लड ग्रुप आपके सामने दिख रहा है। तो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड यू कैन सी 2 एलिमेंट होते हैं ब्लड में। आरबीसी जो ऊपर दिख रहा है, ऊपर के लाइन में आपको आरबीसी दिख रहा है, ये हो गया आरबीसी, और नीचे प्लाज्मा में होते हैं एंटीबॉडीज। तो ब्लड ग्रुप ए को देखते हैं। सिंपल में ब्लड ग्रुप ए कौन है? जिसके आरबीसी के ऊपर है आपका एंटीजन ए, लेकिन प्लाज्मा में है एंटीबॉडी बी। ध्यान दिया? फिर आपके इधर देखिए, बी ब्लड ग्रुप वो है जिसके सरफेस में है एंटीजन बी और आपके प्लाज्मा में है एंटीबॉडी ए। ओके, तो अभी देखो एंटी ए, यहाँ पे एंटी ए का मतलब क्या है? एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन ए। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके, रिप्रेजेंटेशन बरोबर है, स्मॉल ए ही रहता है, लेकिन यहाँ पे एंटी ए मतलब एंटीजन ए के खिलाफ तैयार होने वाला। ओके, नाउ फिर ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसके सरफेस पे दोनों होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ए भी है देखिए ब्लू कलर का, और ग्रीन बी भी है, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज नहीं है। एंटी ए मतलब स्मॉल ए, एंटी बी मतलब स्मॉल बी एंटीबॉडी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी को हम लोग एंटीजन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एंटीजन अगर ए है, उसका एंटीबॉडी कहलाता है एंटी ए कहलाएगा। तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो ये है, इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो ये है। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप ओ देखिए, ओ के सरफेस पे ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, लेकिन उसके प्लाज्मा में देखो एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज बन गए हैं। करेक्ट? अभी आप बोलो, हम लोग बोलते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। जस्ट सी कि ओ ब्लड ग्रुप लिया मैंने, ध्यान दो, ये ओ ब्लड ग्रुप लिया मैंने, और इसको अगर मैंने ब्लड ग्रुप ए में डाल दिया, जस्ट आप बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। क्यों? ये देखो, अगर मैंने पूरा ब्लड, ओ का पूरा ब्लड अगर मैंने ए के साथ मिक्स कर दिया तो क्या होगा? देखो, ओ के पास है ये एंटी ए, ये आपका जो एंटीबॉडी है, ओके, ये वाला, तो ये क्या करेगा? ये इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, फिर अगर सपोज मैंने ओ ब्लड ग्रुप जो है उसको अगर मैंने बी में डाल दिया तो क्या होगा? उसके पास ये देखो, ये दिख रहा है एंटी बी है, ये एंटी बी इधर डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर मैंने इस ब्लड को ए बी में डाल दिया तो फिर तो हो गया बल्ले बल्ले। ओके, पर्सन का ब्लड इमीडिएटली जम जाएगा, क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों टाइप के एंटीबॉडीज है। ये दोनों यहाँ पे एक इधर चिपक जाएगा, एक इधर चिपक जाएगा, और आरबीसी आपस में क्लम्प हो जाएंगे। तो टेक्निकली अगर हम लोग पूरे ब्लड की बात करते हैं, होल ब्लड जिसमें ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, तो अगर पूरा ब्लड आप देना चाहोगे तो आपको ब्लड ग्रुप एकदम सेम चाहिए। ए को ए, बी को बी, ए बी को ए बी, और ओ को ओ। लेकिन हम लोग क्यों बोलते हैं कि ओ यूनिवर्सल डोनर है? क्यों? क्योंकि ऊपर जो ब्लड है वो है रिसिपिएंट ब्लड, मतलब जिसको हम लोग ब्लड देना चाहते हैं, जिसको खून की ज़रूरत है। लेकिन जनरली जो ब्लड हम लोग ब्लड बैंक से कलेक्ट करते हैं उसमें पूरा खून नहीं होता है, वो खाली आरबीसी का सस्पेंशन रहता है। तो खाली आरबीसी हम लोग देते हैं, खाली आरबीसी, जनरली नॉर्मली खाली आरबीसी। इमरजेंसी में ही पूरा खून चढ़ा जाता है। लेकिन जो ब्लड बैंक्स में, क्योंकि ब्लड बैंक में जब आप ब्लड बैंक में जाके अपना ब्लड को क्या है दान करेंगे, तो होता क्या है कि वो ब्लड से 4 कंपोनेंट सेपरेट करते हैं। वो मैं फिर से आपको किसी लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में। तो उसमें से एक कंपोनेंट जो सबसे मेन कंपोनेंट है, आरबीसी को अलग करते हैं, 3 बार उसकी वॉशिंग होती है, और तब जाके
उस ब्लड को पैक किया जाता है और फिर उसको दिया जाता है। यानी कि जो पाउच आप देखते हो ब्लड बैंक से लिया हुआ, वो भले ब्लड जैसे पूरा ब्लड नहीं है, वो आरबीसी का सस्पेंशन है। तो उसके हिसाब से फिर देखो 4 टाइप का ब्लड का पैकेट रहेगा आपका पास, है ना, कि एक होगा आपका ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप वाला और ओ, यानी कि एक बैग होगा उसमें खाली ए आरबीसी है, दूसरे में बी होगा, तीसरे में ए बी होगा, चौथे में ओ होगा। अब देखते हैं, यानी कि अगर पेशेंट हूँ, मुझे जो ब्लड मिल रहा है उसमें खाली आरबीसी है, तो खाली मुझे आरबीसी मिल रहा है। अब देखते हैं कि कौन सा आरबीसी किस ब्लड में हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि आरबीसी का रिएक्शन किसके साथ होगा, आरबीसी के साथ नहीं होगा, वो प्लाज्मा के साथ होगा। प्लाज्मा में है एंटीबॉडीज। तो चेक करते हैं आप खुद, अब देखो चेक करो, ए जो आरबीसी है, ये ए आरबीसी किस में दे सकते हैं, तो ए को ए में तो दे सकते हैं क्योंकि एंटीबॉडी अपोजिट है, लेकिन बी में नहीं दे सकते क्योंकि बी में डालेंगे तो ये मार देगा। तो इसके ए को देखो, ए को ए में डाल सकते हैं और ए बी में डाल सकते हैं। क्यों ए बी में, देखो ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन ए वाले आरबीसी को हम लोग ओ में नहीं डाल सकते क्योंकि ओ के पास देखो ये बैठा हुआ है स्टिक करने के लिए। बी के साथ भी ऐसे ही है, देखिए ये बी वाला बी में डाल सकते हैं और बी वाले को ए बी में डाल सकते हैं। ए बी में क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन ओ में नहीं डाल सकते और ए में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इसके पास देखो ये एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। फिर ए बी देखो, ए बी वाला जो है, ए बी खाली ए बी को दे सकते हैं क्योंकि देखो ए बी के पास दोनों एंटीजेंस है, तो वो इसमें डालेंगे तो भी रिएक्शन होगा, इसमें डालेंगे तो भी रिएक्शन होगा, इसमें डालेंगे तो भी रिएक्शन होगा। तो ए बी को खाली ए बी में दिया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ओ देखो, ओ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ओ को देखो, ओ के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं दिख रहा है आपको, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो देखो ओ में डालो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो उसका खुद का ब्लड ग्रुप है। ए बी में डालो कुछ नहीं होगा, बी में डालो कुछ नहीं होगा, ए में डालो कुछ नहीं होगा, isn't it? तो दैट्स वाई अगर हम लोग खाली आरबीसी को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, आरबीसी को डोनेट कर रहे हैं, तब जाके ओ इज यूनिवर्सल डोनर। एंड किसमें सबका आरबीसी हम लोग डाल सकते हैं, अभी देखा हमने, ए बी सबसे ले सकता है, सबके आरबीसी को वो ले सकता है, इसके लिए वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ए कैन बी गिवन टू ए एंड ए बी कैन बी गिवन टू बी एंड ए बी कैन गिव ओनली टू ए बी, ओ कैन गिव टू ऑल। तो मैंने अभी आपको एक पोएम जैसा एक ऐसे स्टेटमेंट दिया है जो बाद में हम लोग देखेंगे। और इस वजह से ओ इज द यूनिवर्सल डोनर और ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो अभी आपको कंसेप्ट समझा होगा, ओके। चलिए अभी हम लोग कैन सी, फिर से ये नोट है आपके लिए कि ब्लड ग्रुप ए क्या है, ब्लड ग्रुप बी क्या है, ब्लड ग्रुप वी कैन सी ए बी क्या है और ब्लड ग्रुप ओ क्या है, ओके। नाउ अभी कौन किसको दे सकता है उसके लिए एक छोटा सा पोएम है। तो आपको खाली क्या करना है कि अगर आप भूल गए हो कि कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, तो ऐसा ही आप एक ऐसी पेपर में लिखिए। तो कैसे, ए को ऊपर लिखना है, बी को नीचे लिखिए, ओ को लेफ्ट साइड में लिखिए, ए बी को राइट साइड में लिखिए। और आपको ओ से मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ आपको एरोज ड्रॉ करना है, ओके। सो दिस इज यू कैन सी सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ब्लड ग्रुप। जैसे जीनोटाइप है IA और IAI, एंटीजेंस आरबीसी पे ए वाला होता है, एंटीबॉडी होता है बी टाइप का, और वो डोनेट कर सकता है ए और ए बी को और ले सकता है फ्रॉम ए एंड ओ। तो चारों के लिए 4 एक कैन सी व्हाट रिप्रेजेंटेशन ये आपके लिए है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि कौन किसको दे सकता है। तो ए जो है इट कैन गिव टू ए एंड ए बी, बी कैन गिव टू बी एंड ए बी कैन गिव ओनली टू ए बी, ओ कैन गिव टू ऑल। तो जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसको बाइट कीजिए तो आपका यू कैन सी परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पोएम ऐसा है, ए कैन गिव टू ए एंड ए बी कैन गिव टू बी एंड ए बी कैन गिव ओनली टू ए बी, ओ कैन गिव टू ऑल। स्टूडेंट्स मेरे पीछे बोलिए, ए कैन गिव टू ए एंड ए बी कैन गिव टू बी एंड ए बी कैन गिव ओनली टू ए बी, ओ कैन गिव टू ऑल। So that's why O is your universal donor
and AB is the universal what? Recipient. So I think the concept is very clear. चलिए अभी नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, आरएच सिस्टम। तो अभी आप चाहिए तो थोड़ा पॉज ले लीजिए क्योंकि द लेक्चर इज गोइंग टू, यू कैन सी, टेक सम मोर टाइम। तो पॉज लीजिए, वापस आ जाइए रेस्ट करने के बाद, और फिर आरएच सिस्टम के बारे में हम लोग क्या है स्टडी करेंगे। चलिए, आरएच सिस्टम जो है इट इज सिमिलर टू एबीओ सिस्टम, लेकिन आरएच सिस्टम में खाली दो ही ग्रुप्स तैयार होते हैं। तो वो डिपेंड करता है एक फैक्टर जो बंदरों में पाया जाता है, रीसस मंकी में भी पाया जाता है, उसको कहते हैं आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर अगर आपके आरबीसी में है, ओके, अपार्ट फ्रॉम ए एंड बी, ए बी अलग सिस्टम है, उसको अभी भूल जाइए, ए बी सिस्टम को अभी भूल जाइए, आरएच सिस्टम जो है वो देखते हैं। ओके, तो आरएच इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी ओ सिस्टम। तो आरबीसी पे आरएच सिस्टम के हिसाब से आरएच फैक्टर या तो होगा नहीं तो नहीं होगा। तो आरएच फैक्टर बहुत सारे टाइप के हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जिससे रिएक्शन होने का चांस सबसे ज़्यादा है वो है एंटीजन डी। तो ये एंटीजन डी सबसे पहले रीसस मंकी, जो एक वैरायटी है मंकी की, उसमें डिस्कवर हुआ था। तो इसके लिए नाम पड़ गया रीसस फैक्टर, क्योंकि हमारे पूर्वज कौन थे, बोलते हैं ना एप्स और बंदर ही थे, तो नेचुरली कुछ फैक्टर्स तो उनके मिलेंगे। एक्चुअली हम में और बंदरों में 96% की सिमिलैरिटी है। दिस इज यू कैन सी, दिस शुड बी नोटेड। और एप्स के साथ तो 98% की सिमिलैरिटी है। तो अगर आपके यू कैन सी आरबीसी पे आरएच फैक्टर है तो आप आरएच पॉजिटिव कहलाएंगे, नहीं है तो आरएच नेगेटिव कहलाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, आपके आरबीसी पे आरएच फैक्टर है और एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होना चाहिए ना। चलिए, जो फैक्टर आपके पास है उसका एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आरएच नेगेटिव थोड़ा यूनिक है। तो आरएच नेगेटिव मतलब आपके आरबीसी पे आरएच डी फैक्टर नहीं होगा, लेकिन आरएच एंटीबॉडी बनेगा तभी जब आप सेंसिटाइज हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको आरएच नेगेटिव है अगर आप, और आपको गलती से आरएच पॉजिटिव चढ़ा दिया, तो ही जाके आपके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होगा अगेंस्ट दैट आरएच डी फैक्टर, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि अगर एक आरएच नेगेटिव पर्सन है, उसको आज तक ओके पॉजिटिव खून नहीं मिला, तो उसके ब्लड में आरएच एंटीबॉडी नहीं होगा। तो इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एबीओ सिस्टम, क्योंकि एबीओ सिस्टम में क्या होता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी बी होगा, आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए बनता है, लेकिन आरएच फैक्टर में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन डी है, जिसका रिएक्शन जो है बहुत ही स्ट्रांग रहता है। इट इज मोर स्ट्रांग देन द रिएक्शन विद ए एंड बी। ओके, अगर ए ब्लड जो है गलती से नेगेटिव पर्सन में चला गया तो उससे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर एक माँ आरएच नेगेटिव है और उसका बेबी जो है आरएच पॉजिटिव है, तो इट कैन रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो। ओके, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता, लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी अगर हुआ तो उसमें द बेबी कैन इवन डाई इन द वर्म। ओके, तो हम लोग ये आज लास्ट में देखेंगे। चलिए, अब इसका जेनेटिक बेसिस फटाफट देखते हैं क्योंकि इट इज सिमिलर। तो आरएच फैक्टर जो है ओके, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आरएच डी, और आरएच डी जो है ओके इट इज कंट्रोल बाय जीन, जिसका नाम ही है आरएच डी जीन बोलते हैं उसको, डी जीन बोल सकते हैं। और डी जीन के दो टाइप है, दो अलील है यहाँ पे, खाली दो अलील है, एक कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो वेरी अभी कॉमन सेंस जो हमने अभी पढ़ा बेसिक, कैपिटल डी जीन जो है वो स्ट्रांग है, स्मॉल डी जीन क्या है वो वीक है। तो D इज डोमिनेंट एंड स्मॉल d इज व्हाट, रिसेसिव। तो D अगर आपको मिला, तो D जीन अगर आपको पेरेंट से मिला है तो आपके आरबीसी पे आरएच डी फैक्टर तैयार हो जाएगा। स्मॉल d से एंटीजन तैयार नहीं होता है। दो यू कैन सी व्हाट जीन्स है, खाली दो जीन्स है, तो दो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है इससे, क्योंकि तीन कॉम्बिनेशन अभी पॉसिबल है। तो 3 जीनोटाइप्स, 3 जीनोटाइप, 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और दो यू कैन सी ब्लड ग्रुप तैयार हो जाएंगे। तो वो कैसे, यानी कि आपके आरएच सिस्टम एकदम नॉर्मल यू कैन सी व्हाट पैटर्न से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये जो आरएच डी है जीन, इसके दो ही यू कैन सी फॉर्म्स है,
कैपिटल डी जो डोमिनेंट है, स्मॉल डी जो रिसेसिव है। कैपिटल डी से आपके आरबीसी में आरएचडी फैक्टर बनेगा और स्मॉल डी से आरएच फैक्टर नहीं बनेगा। तो वो टेबल एकदम सेम आईबीएस सिस्टम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे खाली 2 ही है। आरएच पॉजिटिव मतलब आपके आरबीसी पे आरएचडी बनेगा और आरएच नेगेटिव मतलब एंटीजन नहीं बनेगा। लेकिन देखिए एंटीबॉडीज दोनों केस में नहीं तैयार होगा, दोनों केस में नहीं तैयार होगा। तो अभी देखो जीनोटाइप, अगर एक पेरेंट से आपको कैपिटल डी दूसरे से भी कैपिटल डी मिला है तो नेचुरली आपके आरबीसी के सरफेस पे डी एंटीजन होगा। और दूसरा है कि अगर एक पेरेंट से आपको कैपिटल डी मिला है, डोमिनेंट मिला है, दूसरे से रिसेसिव मिला है, तो नेचुरली तब भी आपका ब्लड ग्रुप डी रहेगा, मतलब आरएच पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कैपिटल डी जीन जो है वो स्ट्रांग है। और अगर आपको दोनों पेरेंट से स्मॉल डी जीन मिला तो नेचुरली आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि डी से एंटीजन तैयार नहीं होता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि RH नेगेटिव पर्सन के बॉडी में एंटीबॉडी जो है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब वो RH पॉजिटिव ब्लड रिसीव करेगा, जिसको सेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो पहली बार जब वो रिसीव करेगा तो वो सेंसिटाइज हो जाता है, मतलब उसके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। अगर दूसरी बार मिला तो रिएक्शन हो जाएगा हेनिकेंटाई, यानी कि RH नेगेटिव पर्सन को गलती से अगर पहली बार RH पॉजिटिव खून मिला तो वो मरेगा नहीं, लेकिन उसका बॉडी सेंसिटिव, उसका इम्यून सिस्टम जागरूक हो जाएगा और उसका इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी डी तैयार कर देता है। ओके, लेकिन तो फर्स्ट एजेंसी केस में नहीं होगा। उसका कारण है कि जब तक एंटीबॉडीज़ बनते हैं तो टाइम लग जाता है। ओके, एंटीबॉडी बनाने में इमीडिएटली नहीं बनते हैं, एंटीबॉडीज़ को नेचुरली टाइम लगता है बनने में, तो तब तो वो पर्सन रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर उसी पर्सन को फिर से ब्लड मिला और अगली बार जो ब्लड नेगेटिव मिला तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव मिला तो सीवियर रिएक्शन हो जाएगा। तो चलिए अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात करते हैं कि खून जब हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एजेंसी देते हैं, डोनेट करते हैं, तो क्या होता है कि डोनर का खून रेसिपिएंट के खून के साथ मिक्स होता है, जिसको फ्यूजन कहते हैं। तो इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेल्दी ब्लड फ्रॉम ए डोनर पर्सन टू ए नीडी पर्सन, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और ब्लड जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके पहले ब्लड मैच किया जाता है, जिसको ब्लड कंपैटिबिलिटी कहते हैं। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब है एंटीजेंस और एंटीबॉडी, या कम से कम दोनों में से कोई एक। अगर आप खाली आरबीसी एजेंसी दे रहे हो तो फिर क्या है, एंटीबॉडी मैच होना चाहिए। या तो आरबीसी नहीं तो प्लाज्मा, या दोनों आरबीसी और प्लाज्मा क्या है, मैच होने चाहिए, ताकि रिएक्शन न हो। क्योंकि क्रॉस एंटीबॉडी अगर आपके ब्लड में आ गया तो आपके आरबीसी नहीं तो सामने वाले के आरबीसी क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि गलत ब्लड आपको मिल गया है, जिससे आरबीसी आपस में चिपक सकते हैं। और देखिए ये डायग्राम दिख रहा है कि इस पर्सन के आरबीसी, देखिए ये अभी आरबीसी आप फ्री है, लेकिन गलत ब्लड, यहाँ से गलत ब्लड अगर कैंसी चढ़ा दिया तो आरबीसी आपस में चिपक सकते हैं। और देखिए चिपक के क्लम्पिंग की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, और उससे जो चिपके हुए आरबीसी को हमारा डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कैंसी खून की सीवियर कमी होती है, एक शॉक लगता है पर्सन को, और समय पे अगर वो ब्लड रिप्लेस नहीं किया तो पर्सन कैन डाई, और इससे किडनी जो है वो भी फेल हो जाते हैं। चलो एग्लूटिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पहला, कि देखिए कंसेप्ट क्या है, क्योंकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या है ये भी आपका नीट लेवल हम लोग देख रहे हैं, 12th का लेवल देख रहे हैं हम लोग। तो पिक्चर देखिए, आरबीसी जो आपको दिख रहा है, यू कैन सी द आरबीसी, दिस इज द आरबीसी रिप्रेजेंटेशन, और उसके सरफेस पे आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो दे आर सरफेस एंटीजन। और इस एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी रिलीज हो गया तो आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं। तो एंटीबॉडी यहाँ पे ग्लू का काम करते हैं, तो इसके लिए इस प्रोसेस को एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो आरबीसी के आसपास अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी आ गया तो अल्टीमेटली आरबीसी चिपक जाते हैं, इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो एग्लूटिनेशन इज बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी कॉल्ड एग्लूटिनिन, जो सेल्स या पैथोजन के सरफेस पे बाइंड होते हैं, जिससे सेल्स आपस में चिपक जाते हैं। ओके, और चिपकने के बाद देखिए क्या होता है कि देखिए ये बी वैकेंसी आरबीसी है, लेफ्ट साइड में सबसे बी आरबीसी है, उसमें अगर एंटीबॉडी बी मिक्स कर दिया तो आरबीसी सब आपस में क्या है,
चिपक जाएंगे। तो आरबीसी देखिए चिपक गए और ऐसे आरबीसी इमीडिएटली हिमोलाइज कर देते हैं, हमारा डब्ल्यूबीसी उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे सीवियर एनीमिक कंडीशन और शॉक लगता है। तो सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसको हीमोलिसिस कहते हैं। तो इसके लिए ब्लड को टेस्ट करना है। तो इसके लिए अगर ये दोनों सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है, एबीओ और आरएच, अगर इसको चेक नहीं किया और ब्लड चढ़ा दिया तो रिएक्शन हो सकता है। या तो डोनर का आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं तो रिसिपिएंट का आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रॉय से ज़्यादा यू कैन सी जो खतरनाक है वो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी है, जिससे ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाते हैं और किडनी जो है वो फेल होता है। तो दोनों सिस्टम को अगर एक साथ कंसिडर करेंगे तो देखिए 8 ब्लड ग्रुप आ गए हैं, जो लिस्ट आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा है ओ पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें चेक करना है, तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जिसको एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। तो टेस्ट एकदम सिंपल है। तो 3 यू कैन सी ब्लड जो है स्लाइड पे लेते हैं, 3 ड्रॉप लेते हैं। ओके, तो पहला लाइन देखिए, ये पहला लाइन जो है, सपोज ये ग्लास स्लाइड है, उस पर 3 ड्रॉप, पहला ड्रॉप, दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप लिया। ये दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप है, ये 3 ड्रॉप लिया है। ओके, तो ग्लास स्लाइड पे 3 ड्रॉप ब्लड का लेते हैं और हर ड्रॉप पे अलग अलग टाइप का एंटी बॉडी डालते हैं। एंटी ए पहले में डाला, एंटीबॉडी बी तीसरे में दूसरे में डाला और एंटीबॉडी RH डी तीसरे में डाला। तो जिसमें रिएक्शन हो गया तो वो एंटीजन आपके ब्लड में है। जैसे देखो फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस तो फर्स्ट केस में क्या दिख रहा है कि एंटी ए डाला, मतलब एंटीबॉडी ए डाला तो वो क्लम्प हो गया, मतलब आपके आरबीसी में ए एंटीजन है। इधर क्लम्पिंग नहीं हुआ, मतलब आपके आरबीसी में बी एंटीजन नहीं है। यहाँ पे क्लम्पिंग हुआ, मतलब डी है, RH-D है। तो जिस यू कैन सी ब्लड के ड्रॉप में क्लम्पिंग होती है, एग्लूटिनेशन होता है, जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं नेकेड आई से, वो आपका ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे देखो एंटी ए के साथ क्लम्पिंग हुआ और एंटी RH-D के साथ क्लम्पिंग हुआ, इसके लिए ब्लड ग्रुप हो गया ए पॉजिटिव। सबसे नीचे वाला लाइन देखो आप, तो वहाँ पे देखो ए के साथ क्लम्पिंग नहीं हुआ है, बी के साथ भी क्लम्पिंग नहीं हुआ है और सी के साथ, मतलब एंटी RH के साथ भी क्लम्पिंग नहीं हुआ है, डी के साथ भी क्लम्पिंग नहीं हुआ। मतलब इस पर्सन के पास न तो ए एंटीजन है, न तो बी है, न तो RH-D है, मतलब पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ नेगेटिव। फिर सेकेंड लाइन का देखिए, ए के साथ क्लम्पिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो ए के साथ क्लम्पिंग नहीं हो रहा है, ए एब्सेंट है। बी के साथ हो रहा है तो बी प्रेजेंट है और RH-D के साथ क्लम्पिंग हो रहा है, मतलब RH-D प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी पॉजिटिव। तो इस तरह ब्लड का टेस्टिंग किया जाता है और इस टेस्ट को एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। तो आपका ब्लड ग्रुप लेके 3 ड्रॉप में 3 केमिकल डाला जाता है, एंटी ए, एंटी बी, एंटी RH। एंटी ए को आइडेंटिफाई करता है, बी को आइडेंटिफाई करता है, RH-D डी को आइडेंटिफाई करता है। क्लम्पिंग हुआ मतलब है, क्लम्पिंग नहीं हुआ मतलब वो एंटीजन नहीं है। तो वेरी सिंपल टेस्ट। चलिए अभी लास्ट वैकेंसी पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं। तो RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, अगर कपल के बीच में अगर शादी होती है, उसमें अगर फीमेल इज RH नेगेटिव, देन जो बेबी होने वाले हैं तो उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। द न्यू बॉर्न बेबी कैन इवन यू कैन सी डाई और डेवलप सीवियर एनीमिया। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि RH नेगेटिव की वजह से ब्लड जो है वो मैच नहीं हो रहा है। ओके, तो ये लास्ट पार्ट है। तो तो थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद में वैकेंसी वापस वैकेंसी सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो लास्ट पार्ट हमको अभी स्टडी करना है, जिसको कहते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसका एग्जाम्पल है HDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ नियोनेटल। हीमो मतलब ब्लड, मतलब जनरली आरबीसी, डिजीज डिसऑर्डर, नियोनेटल मतलब न्यू बॉर्न बेबी। सीवियर कंडीशन में जो बेबी बॉर्न होते हैं दे आर फाउंड डेड, स्टिल बर्थ भी कहते हैं उसको। तो व्हाट इज दिस? तो उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहते हैं या हीमोलिटिक डिजीज इन नियोनेटल। नियोनेटल मतलब न्यू बॉर्न बेबी या HDN। तो ये पिक्चर है कि मम्मी देखो RH नेगेटिव है, अगर मदर इज RH नेगेटिव और उसके गर्भ में अगर RH पॉजिटिव बेबी अगर डेवलप हो रहा है तो बेबी को खतरा है।
ओके, एंड दिस यू कैन सी लेडी इज कंसर्न्ड, ओके, क्योंकि बेबी के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग HDN कहते हैं या RH इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो यू कैन सी हम लोग थोड़ा इसको स्टडी करेंगे। तो इट इज अ सीवियर फेटल कंडीशन डेवलप्ड इन ए न्यू बॉर्न बेबी। अगर बेबी पॉजिटिव डेवलप हो रहा है और माँ नेगेटिव है तब ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं यू कैन सी द मीनिंग कि इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का मतलब क्या हो गया। इरेथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब डिस्ट्रक्शन, फिटेलिस मतलब द डेवलपिंग बेबी। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इन डेवलपिंग बेबी इन द मदर्स वर्म। जो सीवियर कंडीशन में बेबी जो है वो जनरली मरा हुआ पैदा होता है, नहीं, और यू कैन सी अगर कंडीशन थोड़ा सा माइल्ड होगा तो बेबी जो बॉर्न होगा उसमें सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस रहता है। उसको हीमोलिटिक डिजीज इन नियोनेटल भी कहते हैं, HDN। तो हीमो मतलब ब्लड, आरबीसी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड। तो हीमो मीन्स ब्लड, लिटिक मतलब डिस्ट्रक्शन, नियो मतलब न्यूबॉर्न, नेटल मतलब बर्थ। फिर से बोल रहा हूँ अगर आपका ध्यान नहीं है, हीमो मीन्स ब्लड, ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आरबीसी, लिटिक मतलब डिस्ट्रक्शन, नियो मतलब न्यूबॉर्न, नेटल मतलब बर्थ। फिर इरेथ्रो यहाँ पे हो गया आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब सेल डिस्ट्रक्शन, फिटलिस फिटस मतलब डेवलपिंग बेबी। तो दैट्स वाई लास्ट टाइम मैं बोला था, यू कैन सी बायोलॉजी के जितने भी वर्ड्स है, साइंटिफिक वर्ड है, दे आर वेरी यूनिक। वो आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेंगे, नहीं लगेंगे, लेकिन उसका बेसिक मीनिंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ओके, तो डरिए मत, कई यू कैन सी उसको आप स्प्लिट करेंगे तो मीनिंग आप समझ जाओगे। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर किसी बेबी के साथ ऐसा है, यानी कि RH नेगेटिव मदर के साथ पॉसिबिलिटी है कि उसका बच्चा जो है वो पॉजिटिव हो सकता है अगर उसके हस्बैंड पॉजिटिव है। हाँ, अगर हस्बैंड नेगेटिव है, माँ और यू कैन सी फादर दोनों का नेगेटिव है तो बच्चा 100% नेगेटिव होगा। लेकिन अगर माँ नेगेटिव है एंड फादर क्या है पॉजिटिव है, देन बेबी कैन बी पॉजिटिव। तो प्रिवेंशन ऐसा करते हैं कि जो RH नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट होती है तो पहले प्रेगनेंसी के दौरान ही लास्ट मंथ में उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसको एंटी-D इंजेक्शन कहते हैं, जिससे रिएक्शन जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। चलिए कैसे होता है देखते हैं। तो इफेक्ट पहले देख लेते हैं कि बच्चे को अगर HDN हुआ तो उसमें सीवियर एनीमिया जॉन्डिस होगा क्योंकि उसके आरबीसी एग्लूटिनेट होते हैं बाय मैटरनल RH एंटीबॉडी, यानी कि माँ के एंटीबॉडी बच्चे के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे रैपिड डिस्ट्रक्शन आरबीसी का। एंड दिस इज द बेबी, पुअर बेबी जिसको HDN है। ओके, उसकी आंखें पीली पड़ जाती हैं, स्किन पीला पड़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरबीसी जब हिमोलाइज होता है, नॉर्मली हमारे आरबीसी जब उनका डेथ होता है तो उसका जो हीम ग्रुप है यू कैन सी उसको रिसाइकल किया जाता है, उसके पॉर्फिरिन से बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन बनता है। ओके, तो आरबीसी अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है तो बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उससे ब्लड में पीलापन आता है। और बिलिरुबिन अगर ब्रेन टिश्यू तक गया तो उससे डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज होता है, किडनी को भी अफेक्ट करता है। और इस कंडीशन को HDN कहते हैं, जिससे सीवियर जॉन्डिस और अनीमिया, बच्चे का पूरा स्किन पीला पड़ जाता है। और अगर उसके खून को क्लीन नहीं किया, ओके, उसको खून चढ़ाना पड़ता है फ्रेश, यू कैन सी व्हाट RH यू कैन सी पॉजिटिव। ओके, तभी जाके नेचुरल उसका कंडीशन क्या है, बच सकता है, ऐसा बच्चा यू कैन सी रिकवर हो सकता है ना। तो कॉज क्या है, तो देखिए, एक यू कैन सी मम्मी, यू कैन सी उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, पहली प्रेगनेंसी में बच्चा पॉजिटिव है तो को माँ ग्रीन से मतलब वो नेगेटिव है, माँ नेगेटिव है, उसके RH फैक्टर्स नील है, लेकिन बच्चे में RH फैक्टर है। तो RH नेगेटिव मदर जो है उसके गर्भ में RH पॉजिटिव बेबी डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो देखो, माँ तो नेगेटिव है और उसके बॉडी में अभी कोई एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन बच्चा जो डेवलप हो रहा है वो पॉजिटिव है। तो होता क्या है कि बच्चे के आरबीसी माँ के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, जनरली ड्यूरिंग द कैन सी द थर्ड स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, और उससे माँ का बॉडी सेंसिटाइज हो जाता है, माँ का बॉडी सेंसिटाइज, क्योंकि माँ के बॉडी में तो एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो माँ के बॉडी में जैसे ही पॉजिटिव यू कैन सी व्हाट आरबीसी आते हैं
माँ का बॉडी सेंसिटाइज होता है और माँ का बॉडी एंटीबॉडी, जो स्क्वायर आपको दिख रहा है पार्टिकल्स, दे आर द एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। तो माँ सेंसिटाइज हो गई है। ओके, तो एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है। तो RH नेगेटिव मदर इज सेंसिटाइज्ड, मतलब उसके बॉडी में RH डी फैक्टर आ गया है, RH पॉजिटिव RBC आ गया है, तो माँ का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसके बॉडी में RH डी एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। लेकिन जब तक ये एंटीबॉडीज बच्चे तक पहुंचते हैं तब तक बच्चे का डिलीवरी हो जाता है। तो पहला बच्चा जो है वो सेफली डिलीवर होता है। तो पहले बच्चे को जनरली कोई हार्म नहीं होता है, और हम हुआ भी तो माइल्ड कंडीशन का होता है। ओके, नाउ अगर वही फीमेल अगर फिर से प्रेग्नेंट होती है, तो अभी देखो, तो माँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की वजह से सेंसिटाइज हो गई, उसके ब्लड में RH एंटीबॉडीज़ तैयार हो गए हैं। तो ये RH एंटीबॉडीज़ बच्चे के बॉडी में जाते हैं और उसके RBC को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी। यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में माँ का बॉडी सेंसिटाइज हो जाता है, मतलब उसके माँ के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने चालू हो जाते हैं, और सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर बच्चा पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडीज़ जो माँ के शरीर में है वो बच्चे के बॉडी में जाके बच्चे के RBC को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और बच्चे में सीवियर कंडीशन डेवलप होता है। तो वही एक्सप्लेन किया है। तो ये आपके लिए नोट्स है जिसको आप यू कैन सी रीड कर सकते हैं, which we have just explained. Usually the first child is delivered unharmed, लेकिन नेक्स्ट बर्थ जो है उसमें HDN हो सकता है। तो भी प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो फिर से देखते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा पॉजिटिव डेवलप हो रहा है तो माँ हो जाती है सेंसिटाइज्ड। तो माँ सेंसिटाइज हो गई, करेक्ट। तो पहला बच्चा डिलीवर हो जाता है, देखिए पहला बच्चा डिलीवर हो गया, करेक्ट हो, वो सेफ है। लेकिन अगर सेकंड बच्चा अब माँ के गर्भ में है तो उसको HDN हो सकता है अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में केयर नहीं किया। तो कैसे करते हैं, तो माँ फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही, तो RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे ही उसको दिया जाता है इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन जो है वो कहलाता है anti-RH इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है, माँ के एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि सेकेंड यू कैन सी व्हाट, बच्चे को जो अगर होगा वो डिस्ट्रॉय न हो। ओके, तो कंपल्सरी ये है कि RH नेगेटिव मदर is given RHD इंजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी, ताकि उसके बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनेंगे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। सो विद दिस वी आर कंक्लूडेड टू द यू कैन सी टुडे सेशन। तो काफ़ी लंबा था। ओके, तो आप इसको यू कैन सी पॉज करके बीच बीच में जो सेगमेंट्स है, तो सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग को आप यू कैन सी स्टडी कर लीजिए, उसके बाद में एंटीजन और एंटीबॉडी के कंसेप्ट को आप देख लीजिए, उसके बाद में यू कैन सी व्हाट ब्लड ग्रुप को देखिए, और लास्ट में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस को देख लीजिए। तो इस तरह आप क्या है पूरे चैप्टर आपके पूरे सेशन को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मीट यू सून। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हार्ट, तो दिल के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके, और मैं आपके सामने अभी आऊँगा ऑन द बोर्ड, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा हार्ट कैसे ड्रॉ करना है, हार्ट के स्ट्रक्चर्स क्या है। तो ऑन बोर्ड अभी मैं आपके सामने आने वाला हूँ। ओके, तो वेट। थैंक्स स्टूडेंट्स।